नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक मॉडल प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और ये पूरी एक सीरीज है जिसमें कि ये मॉडल पेपर नंबर 1 है। बीईओ का जो एग्जाम है, चाहे वो मेंस हो या प्रीलिम्स हो, ये लंबे समय के बाद हो रहा है। बहुत समय बीत चुका है और पहले जब एग्जाम हुआ था तो पैटर्न कुछ और था, लेकिन अभी पैटर्न में बहुत जमीन और आसमान का अंतर आ गया है और ऐसी स्थिति में कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। लोग भ्रम की स्थिति में है कि प्रश्न कैसे आएंगे, कैसे अभ्यास किया जाए, किन प्रश्नों को आधार बनाया जाए, कैसे प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ उपलब्ध ही नहीं है और जो हैं वो पुराने हैं। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है ये आपके सामने लाया जाए और इसमें जितने प्रश्न हैं उनका प्रारूप आप देख लीजिए। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, यही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी हम नहीं देते हैं और कोई नहीं दे सकता। ये सिर्फ आयोग ही जानता है कि प्रश्न कौन से आएंगे। यहाँ कोई गेस पेपर आपको नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि प्रश्नों का जो रूपरेखा है, ढांचा है, वो कैसा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये पेपर नंबर 1 है और ये इंग्लिश मीडियम वाला है, यानी जो इसकी पीडीएफ की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और एक्सप्लेनेशन इसमें बाइलिंगुअल होगी। हिंदी भाषा वाला पहले से उपलब्ध है और वो भी साथ में चलता रहेगा, तो आप चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो समय है वो 3 घंटे का है। 3 घंटे के अंदर ही आपको जितना कुछ लिखना है वो सब लिख कर रख देना है। उसके साथ साथ 200 अंकों की जो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है वो दी हुई है, यानी मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 ये है और टोटल 40 क्वेश्चन होंगे छोटे बड़े मिलाकर। सेक्शन इसमें 3 होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन होंगे, यानी 125 जो लिमिट है उसके अंदर वाले। जो सेक्शन बी है उसमें 50 वर्ड्स की लिमिट वाले होंगे और जो सेक्शन सी है इसमें 25 वर्ड्स की लिमिट वाले सबसे छोटे क्वेश्चन होंगे और जैसे प्रश्न होंगे उसके आधार पर आपको लिखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन जितने हैं वो सभी कंपलसरी है, यानी उनका उत्तर देना अनिवार्य है। बाकी जितने इसमें नोट वगैरह दिया हुआ है ये आप जानते हैं, ये कॉमन जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उसमें होते हैं। देखिए सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि क्रायोस्फीयर को डिफाइन कीजिए और टोटल इस सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक के ऊपर जो नंबर आपको मिलने वाला है वो भी मैक्सिमम है 10 के अंदर ही आपको मिलेगा। शब्द सीमा के अंदर रहकर लिखिएगा। 125 से आपके जो शब्द हैं वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब ज़्यादा नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि 135 हो गया या 125 हो गया तो उससे 125 से ज़्यादा हो गया, 135 हो गया तो इसमें आप परेशान हो गए कि ऐसा इसमें शब्द बढ़ गए, अब क्या करें, नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, 19-20 का फर्क चलता है, लेकिन अब ये नहीं कि 125 का है तो आप 175 कर दीजिए या 200 कर दीजिए, ऐसे नहीं। इतना आप ध्यान देंगे क्योंकि वहाँ एक एक शब्द तो एग्जामिनर भी नहीं गिनता है, वो एक अंदाज़ा लगा देता है कि अच्छा इतना जो है इतनी शब्द सीमा में आ जाएगा, एक अंदाज़ा ही होता है। और एक बात और है कि जब शब्द सीमा के अंदर रहकर आप लिखेंगे तो जितने भी प्रश्न हैं उनको आप अटेम्प्ट कर लेंगे तय समय में, और अगर किसी भी प्रश्न पे आपने ज़रूरत से ज़्यादा समय खर्च कर दिया तो जो अगले प्रश्न हैं उनके लिए टाइम कम पड़ जाएगा और ये स्थिति खतरनाक होती है क्योंकि एक प्रश्न में आप अगर ज़्यादा देर तक उलझे रह जाएंगे तो उसमें जितने मैक्सिमम मार्क्स हैं उसी में से आपको मिलना है और उसमें से भी आपको पूरा का पूरा तो कभी नहीं मिलेगा, ये आप भी जानते हैं। और बाकी प्रश्न जो है वो आपके एकदम से छूट गए तो उनमें जो नंबर मिलने की संभावना थी वो 0 हो गई, तो ये घातक परिस्थिति है, नुकसान वाला सौदा है, तो इसमें आप ना पढ़िएगा। प्रत्येक प्रश्न को यहाँ बराबर समय देना है और ये चीज़ें अभ्यास से आती हैं। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पहला जो प्रश्न था बड़ा वाला 125 वाला, उसमें पूछा है कि क्रायोस्फीयर क्या है, यानी परिभाषा दीजिए, और यह जो ग्लोबल क्लाइमेट है उसको कैसे अफेक्ट करता है, यानी प्रभावित करता है। तो आपको बताना है, पहले तो आप ये बताइएगा कि क्रायोस्फीयर क्या है और उसके बाद ये बता दीजिएगा कि जो वैश्विक जलवायु है उसको ये कैसे प्रभावित करता है। तो आइए देखिए जो क्रायोस्फीयर होता है इसके बारे में कहा गया है कि रिफर्स टू द रीजन ऑन अर्थ सरफेस वेयर वाटर इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ आइस। यहाँ जो पानी होता है वो जमी हुई अवस्था में, यानी बर्फ की अवस्था में पाया जाता है। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, इन अदर वर्ड्स, तो ये जो क्रायोस्फीयर होता है ये फ्रोजन पार्ट होता है हाइड्रोस्फीयर का, यानी जो जल मंडल पृथ्वी की सतह पर है उसी की ये जमी हुई अवस्था है, उससे कुछ भिन्न नहीं है, ये बात है। और ये किन रूपों में पाया जाता है तो यहाँ लिखा भी है कि ग्लेशियर्स में पाया जा सकता है या आइस शेल्फ्स जो होते हैं उनमें पाया जा सकता है। फ्रोजन सी जो होते हैं यानी जमा हुआ समुद्र का हिस्सा, वो भी यहाँ पर क्रायोस्फीयर के तौर पे ही देखा जा सकता है। फ्रोजन लेक्स होती हैं, फ्रोजन रिवर्स होती हैं, आइसबर्ग्स के बारे में आपने सुना है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब उसी का हिस्सा है, मतलब क्रायोस्फीयर का ही पार्ट है। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, इसकी उपस्थिति कहाँ होती है। तो आप समझ सकते हैं बर्फ कहाँ पाई जाएगी, जहाँ बहुत ठंडा होगा, तापमान जो है वो 0 डिग्री के आसपास या उससे कम होगा। तो ऐसी कंडीशन या तो पोलर रीजन में पाई जाती है और नहीं तो जो हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र होते हैं, यानी ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे माउंटेन्स का जो टॉप पोर्शन होता है
वहाँ पे पाई जाती है। तो ऐसी ही स्थितियों में बर्फ जमेगी और इसीलिए इसका जो क्षेत्र है वो वही होगा, यानी पोलर रीजन्स होंगे और उसके अलावा जो हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन्स होंगे वो होंगे। ऊंचाई बढ़ने पर भी टेम्परेचर में कमी आती है, ये इसके पीछे कारण है। ये आपने लिखा और उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि दीज फ्रोजन ग्राउंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। जो अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम है उसको मेंटेन करने में ये जो फ्रोजन ग्राउंड है ये काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है। सुनने में तो ये छोटा सा लगता है कि इतना छोटा भूभाग या छोटा सा जो बर्फ़ का पार्ट है ये क्या कर लेगा, लेकिन इसका जो रोल है काफ़ी सिग्निफिकेंट जो इम्पॉर्टेंस है वो रखता है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा जा सकता है। जैसे कि वेरियस जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे यहाँ सरफेस एनर्जी बजट के बारे में कहा जा रहा है, वाटर साइकिल है या प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है या सी लेवल है, इन सब क्षेत्रों में ये अहम भूमिका निभाता है और ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं। इसके बाद इसमें डिटेल में अगर चले जाएंगे, डिटेल में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि 125 वर्ड्स की लिमिट है। तो इसमें आप एल्बिडो के बारे में लिख सकते हैं। एल्बिडो में क्या हो सकता है, तो एल्बिडो ऑफ आइस या स्नो इज़ हाई। आप जानते हैं कि जो बर्फ़ का एल्बिडो होता है वो ज़्यादा होता है, ऊंचा होता है, और इसीलिए ये जो फ्रोजन ग्राउंड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रिफ्लेक्शन करते हैं, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और कितना रिफ्लेक्ट करते हैं, तो 70 to 80%। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मात्रा में ये लौटा देते हैं। और लौटाने का कारण ये होता है कि यहाँ ये अर्थ की सतह को कूल करते हैं, उसकी कूलिंग करते हैं, ये कारण है। इसके अलावा जो फीडबैक लूप वाला प्रोसेस है उसको भी आप लिख सकते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस रिजल्ट इन रिड्यूस रिफ्लेक्टिव सरफेस विच मीन्स मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो क्या होता है, रिड्यूस करता है और इसकी वजह से जो सोलर रेडिएशन है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और इस वजह से टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिलता है और बर्फ पिघलने लगती है। तो एक और जहाँ ये कूलिंग करते हैं वहीं दूसरी ओर ये टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, ये भी कारण है। इसके बाद ह्यूज कार्बन रिजर्वायर के तौर पे आप इनकी इंपॉर्टेंस को लिख सकते हैं। इसके तौर पे लिखने के बाद यहाँ पे जो राइज इन सी लेवल है उसको आप लिख सकते हैं। ये तो कॉमन प्रोसेस है, मतलब बर्फ पिघलेगी तो पानी जो है वो बढ़ेगा, मतलब बर्फ पिघल रही है तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, और वो पानी कहाँ जाएगा, जो सी है या ओशियन है उसमें जाएगा। अब ओशियन का जो लेवल है उसमें वृद्धि होगी और वृद्धि होगी तो उसका कितना नुकसान हमें झेलना पड़ेगा, इससे सभी लोग परिचित हैं, ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इतना इसमें लिखना पर्याप्त है। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर को भी ये इन्वाइट करते हैं अपनी ओर, मतलब आमंत्रण देते हैं। तो किस प्रकार के नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे जो वाटर है, और वाटर किसका, रिवर्स का, उसमें वृद्धि होती है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि होगी, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी और इससे जो फ्लड वाली कंडीशन है वो पैदा हो सकती है। या जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो भी यहाँ पे वाटर साइकिल के डिस्टर्ब होने से पैदा हो सकते हैं। तो इस तरह की जलवायु में जो डिस्टर्बेंस हैं उन्हें क्रिएट करने का काम ये कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं और कुछ खराब भी हैं, लेकिन खराब वाले ज़्यादा हैं। इतना आप लिख देंगे और इसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि thus we can say that cryosphere play a vital role in maintaining Earth's climate and has a profound impact on the climate change। जो जलवायु परिवर्तन का हम लोग इस समय शोर मचा रहे हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये अर्थ के क्लाइमेट को अपने तरीके से नियंत्रित करते हैं। तो इतना इसमें पर्याप्त है और बाकी आप लिखा हुआ देख रहे हैं, चाहे तो इसमें जोड़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, पूछा नहीं गया है बल्कि बताने के लिए कहा गया है। कुछ प्रश्नों में पूछा जाता है तो वहाँ क्वेश्चन मार्क होता है और कहीं पर जो फुल स्टॉप है वो लगा हुआ है, तो यहाँ डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है कि हाईलाइट की फीचर्स। जो की फीचर्स हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाले हैं उसको आपको दर्शाना है। नई शिक्षा नीति काफ़ी लंबे समय बाद आई है, 34 साल का समय अंतराल लगा है बीच में, 34 ईयर्स के बाद ये नई लॉन्च हुई है। 1986 में पिछली वाली आई थी और इंडिपेंडेंस के बाद यानी आज़ादी के बाद भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति है, एजुकेशन पॉलिसी है। शिक्षा बहुत अहम चीज़ होती है, किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट में ये सबसे बड़ी भूमिका निभाती है और शिक्षा में समय के साथ बदलाव ज़रूरी होते हैं। तो एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो पुराना हो चुका था, ऐसा नहीं कि वो ख़राब था। हम ये नहीं कहेंगे कि 1986 वाली जो थी वो बुरी थी, बिल्कुल बुरी नहीं थी, बच्चे उसी से पढ़ रहे थे और योग्य जो प्रतिभावान नागरिक हैं वो भी देश को मिल रहे थे। लेकिन अब समय बदल गया है और समय बदलने के साथ साथ और पूरी दुनिया में जो डिमांड चल रही है आजकल उसके साथ साथ यहाँ पे तालमेल बैठाना आवश्यक है और तालमेल बैठाने के लिए शिक्षा में पहले परिवर्तन करना ज़रूरी है। जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जो तरीका है वो हमें बदलना होगा, तभी हम बदलते समय के साथ अपने आप को चला पाएंगे। तो ये काम किया गया है और ये ज़रूरी भी था। और यहाँ पर जो कस्तूरी रंगन कमेटी है उसका भी योगदान है, तो उसको भी हम लोग लिखेंगे। अब आपको वही सब जो की फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करना है। तो आइए देखते हैं इसका मॉडल आंसर कैसा हो सकता है। देखिए यहाँ लिखा भी है कि विथ एन एम टू इंट्रोड्यूस सर्वल चेंजेस टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज इट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन 2020। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको लॉन्च किया। ये जो भाजपा सरकार है ये बहुत आमूलचूल परिवर्तन देश में कर रही है, तरह तरह के नए नए जो नियम कायदे हैं या प्रावधान है उनको कर रही है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि लंबे समय तक नहीं घटी हैं, अब घट रही हैं। तो कुछ मामलों में ये सकारात्मक है और कुछ मामलों में नकारात्मक भी है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है, ऐसा नहीं है कि सब पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ तो आपको सिर्फ जो हाईलाइट करना है की फीचर उतना ही आप लिखिएगा, लेकिन अगर मान लीजिए इस पर ऐसे लिखने के लिए आता है, निबंध लिखने के लिए आता है, जो एजुकेशन पॉलिसी है या इस तरह की जितनी भी गवर्नमेंट की क्रियाविधियाँ हैं, योजनाएं हैं, तो उसमें आप दोनों चीज़ें लिखिएगा, मतलब मेरिट भी और डीमेरिट भी, क्योंकि ये एक संतुलित दृष्टिकोण होता है। पॉइंट ऑफ व्यू आपका वहाँ चेक किया जाता है, तो एक जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण होता है वो अनिवार्य होता है। फिलहाल यहाँ आपको सिर्फ जवाब देना है, सिर्फ उत्तर देना है, यहाँ समीक्षा नहीं करनी है। चलिए देखते हैं। तो इसमें इतना आपने देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया। और दिस इज द थर्ड रिवैप इफ ये ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस अर्लियर इन 1968 एंड 1986, मतलब 1968 में पहली वाली थी, आज़ादी के बाद की बात की जा रही है। उसके बाद 1986 में दूसरी वाली और ये तीसरी है। तो 1986 के बाद ये थर्ड है, मतलब 34 साल के अंतराल पे आई है। और द 2020 पॉलिसी वुड मेक चेंजेस फ्रॉम द स्कूल टू कॉलेज लेवल, और यहाँ पर जो एकदम प्राइमरी एजुकेशन का लेवल है वहाँ से लेकर जो हायर स्टडी वाला फंडा है या लेवल है वहाँ तक बड़े बड़े बदलाव किए गए। और इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला सेक्टर है, मतलब ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऐसा क्यों किया गया है? इसको शिक्षा से और जोड़ने के लिए, क्योंकि इसका मूल काम शिक्षा व्यवस्था को ही दुरुस्त रखना है, उसी के क्षेत्र में काम करना है। हालांकि ये सिर्फ उतना ही नहीं करता है, लेकिन फिर भी तो यहाँ शिक्षा से जुड़ा हुआ इसका नाम होना चाहिए, तो नाम बदलकर इतना रख दिया गया है। ये अच्छा भी है, छोटा नाम हो गया है। इसके बाद देखिए की फीचर्स इसमें क्या हो सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ गवर्नमेंट के जो प्रावधान है उन्हीं को लिख देना है, यहाँ आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना है। मतलब ये नहीं कि आप ये बताने लगिए कि ये खराब है या अच्छा, सिर्फ आपको लिखना है, यहाँ विश्लेषण नहीं। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि द करेंट 10+2 सिस्टम, जो 10+2 वाला सिस्टम था, मतलब 10 का मतलब हाई स्कूल हो गया और 10+2 माने इंटरमीडिएट की बात की जा रही है, तो वो वाला जो सिस्टम है उसको रिप्लेस कर दिया गया है। और यहाँ पर जो सिस्टम आया है वो और टुकड़ों में बटा हुआ है। टुकड़ों में कैसे है? तो 5+3+3+4 वाला जो स्ट्रक्चर है उसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद 2030 तक जो सकल नामांकन अनुपात है उसको 100% तक अचीव करना, ये टारगेट रखा गया है। मतलब जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको 100% हमें अचीव करना है। कब तक अचीव करना है? 2030 तक। जो SDGs हैं, 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें से शिक्षा वाला भी एक टारगेट है, तो उसको हमें 2030 तक अचीव करना है, इसीलिए 2030 इसमें भी लिमिट रखी गई। ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, यानी एजुकेशनल जो सिस्टम है उसका यूनिवर्सलाइजेशन करना, ये भी इसमें एक अहम कार्य है, इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड 3 to 6 ईयर्स आर आइडेंटिफाई एज अ क्रूशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैसिलिटीज ऑफ अ चाइल्ड। मतलब यहाँ ये कहा गया है कि जो 3 से 6 वर्ष की उम्र होती है उसमें मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है, यानी मनुष्य का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो इस समय में हो जाता है। मानसिक जो विकास है वो इसी समय तक हो गया रहता है, बाकी शारीरिक विकास उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। तो ये वो समय होता है जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, और इस उम्र में जो सिखाया या पढ़ाया जाता है वो बच्चे के दिमाग में आजीवन छपा रहता है किसी न किसी रूप में। भले ही वो कुछ नया सीखता जाए, नई चीज़ें ग्रहण करता जाए, लेकिन जो उसने बचपन में सुना या सीखा है वो उसके साथ हमेशा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मदर होती हैं, यानी माता होती हैं, वो पहली शिक्षक होती हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बचपन जो बच्चे का होता है, ये उम्र जो होती है वो उसकी अधिकतर उसकी माँ के साथ बीतती है, और उस समय उसकी माँ जो उसके अंदर संस्कार डालती है, जो भी संस्कार डालती है वही उसके आजीवन साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी रूप में। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि ये एक साइंटिफिक रिसर्च है कि 3 से 6 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें मेंटल जो डेवलपमेंट है वो सबसे सेंसिटिव लेवल में होता है या स्टेज में होता है। इसके बाद ये है कि स्टूडेंट्स विल अलाउ टू टेक बोर्ड, यानी क्लास 10th एंड क्लास 12th की बात की जा रही है, ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार ये कर सकते हैं। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विथ इंटर्नशिप, यहाँ पर जो ये एजुकेशन है इसकी स्टार्टिंग होगी क्लास 6 से, और यहाँ पर इंटर्नशिप का भी प्रावधान होगा, ये इसमें व्यवस्था है। टीचिंग अप टू क्लास 5th इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, यहाँ मातृभाषा में भी हो सकती है, और इसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको भी महत्व दिया गया है।
मातृभाषा के साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है। इसके अलावा IIM और IIT जो है उसकी इक्विवेलेंट, उसकी तर्ज पर यहाँ एक नया संस्थान या जो नया संगठन है उसका विकास किया गया है और इसका नाम है मेरू। यहाँ आप देख रहे हैं मेरू, इसका फुल फॉर्म क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, इसका नाम है मेरू शॉर्टकट में, और फुल फॉर्म आपने देखा। ये विकसित किया गया है। उसके साथ साथ आप ये लिख सकते हैं कि न्यू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू फॉस्टर क्वालिटी रिसर्च अक्रॉस हायर एजुकेशन, ये एक डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी हेकी जो है टाइम बी सेटअप एज अ सिंगल अम्ब्रेला बॉडी, माफ कीजिएगा, फॉर इंटायर हायर एजुकेशन। मतलब यहाँ पे एक अम्ब्रेला बॉडी के तौर पे डेवलप किया गया है हेकी, और ये क्या करेगा? ये जो कमीशन है ये जितना भी हायर एजुकेशन का लेवल है उस पर अपना कंट्रोल स्थापित करेगा, यानी जितनी भी चीज़ें उससे संबंधित हैं उसको देखेगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रावधान इसमें मौजूद हैं जिन्हें कि आप देख रहे हैं। पाली प्राकृत और जो संस्कृत भाषा है, पर्सियन के लिए भी कहा गया है। तो यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली प्राकृत एंड पर्सियन टू बी सेटअप, ये भी जो है ये विकसित किया गया है। इसके अलावा ये बड़ी बात है कि इंडिया टू इन्वेस्ट 6% ऑफ GDP इन एजुकेशन सेक्टर, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो GDP का 6% जो एजुकेशन सेक्टर है उस पर इन्वेस्ट करने वाली है। ये एक अच्छी बात है और सकारात्मक पहल है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो NEP है यानी 2020 वाली NEP है, ये क्या करेगी? विल मार्क अ प्रोग्रेसिव शिफ्ट इन इंडियन एजुकेशन। मतलब ये जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसमें एक बड़ा बदलाव लाने में सक्षम है, और ऐसा वो कर सकती है अगर इस दिशा में जाती है तो। इट एम टू इस्टेब्लिश एन इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी एंड होलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन। जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें इस प्रकार का जो अप्रोच है ये आवश्यक है, विकास के लिए ज़रूरी है। तो नई शिक्षा नीति इसका विकास करेगी। इतना आप इसमें लिखिएगा और ये सफिशिएंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3rd नंबर का, उसमें कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है और इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है। मतलब किसानों के संबंध में कहा गया है कि उसको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि एक तो फार्मिंग वो होती है जिसमें कि किसान बीज ले आया, उसका खेत है और उसमें अपनी मर्जी से उसने बो दिया और फसल का जो घाटा मुनाफा है वो उसका हो जाता है। मतलब फ़ायदा हुआ तो उसका, घाटा हुआ तो उसका। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आवश्यकता से ज़्यादा अगर उसका प्रोडक्शन होता है तो उसको बेचने के लिए फिर कोई खरीदार ढूंढना पड़ता है और आसानी से वो मिलता नहीं है। बायर्स तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे लेकिन जो उचित मूल्य है देने वाले कम मिलते हैं, और उसके लिए इसे दर दर भटकना पड़ता है, तलाशना पड़ता है। और कभी कभी तो ये होता है, बल्कि अधिकतर ऐसा होता है कि अपने देश में किसान जो है उस बायर के घर तक सामान को पहुँचाते हैं। बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो घर के दरवाजे तक आकर खरीदते हैं। तो यहाँ पर इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो प्रोसेस है ये आता है। हालांकि इसमें कुछ अनुबंध होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसके बारे में कहा गया है कि एज ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर्स, और बायर्स कौन होते हैं? जो एक्सपोर्टर्स होते हैं या लार्ज रिटेलर्स होते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, या इसके अलावा गवर्नमेंटल जो इंस्टीट्यूशन है वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार के लोग यहाँ बायर्स होते हैं और प्रोड्यूसर जो है वो फार्मर होते हैं, यानी उत्पादन करने का जिम्मा ये किसानों के पास होता है और खरीदने वाले इतने सारे होते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है और इसमें होता ये है, यहाँ आप देख सकते हैं कि द फार्मर एग्री टू प्रोवाइड सर्टेन क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। मतलब इसमें जो किसान है वो इस समझौते पत्र पर अपनी सहमति जताता है कि जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है उतना किसान उपजा कर उस बायर को देगा, और जो फसल होगी, जो प्रोडक्शन होगा, उसकी वैरायटी भी उस बायर की मर्जी पर ही निर्भर करेगी। तो यहाँ प्रोडक्शन किसान को करना होता है लेकिन शर्तें जो है वो बायर की होती हैं, और उसी के निर्देशानुसार यहाँ पर जो बीज बोने आदि का काम है वो होता है, यानी बीज की बुआई से पहले ही ये सब कुछ तय हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस इसके हैं, उसको आप देख रहे हैं। तो यहाँ कहा गया है कि एक्सेस ऑफ फार्मर क्रेडिट इफ फार्मर आर अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। मतलब जो किसान है अगर वो अनुबंध के अंदर है तो उसको ऋण लेने में आसानी होती है। मतलब किसी भी तरह का वो कर्जा लेना चाहता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो वो सब उसको आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा कम निवेश, और जो खरीदार है वो यहाँ कृषि वाले क्षेत्र में आसानी से पहुँच जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि निवेश इसमें कम करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है और खरीदार आराम से मिल जाते हैं। इसके अलावा किसानों को उनकी उपज के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए जो मार्केट है वो दरवाजे पर ही उपलब्ध हो जाता है। इन्हें कहीं तलाशना नहीं पड़ता है कि अच्छा हम अपना सामान कहाँ बेचें। ये एक इसमें प्रोसेस हो सकता है। मतलब इसका फ़ायदा, एडवांटेज हम गिना रहे हैं। यहाँ पर डिसएडवांटेज है वो नहीं लिखने हैं, सिर्फ जो फ़ायदा है उसको लिखना है। जो प्रश्न पूछा है उतने तक ही रहना है। इसके अलावा जो खरीद मूल्य है उसमें कोई हेर फेर नहीं होता है। मतलब आपने जितना प्राइस फिक्स किया है
वो उतना ही रहेगा, उससे टस से मस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ एग्रीमेंट है। और इसके अलावा ये भी है कि जो किसान हैं उनको नए अनाज या नई प्रकार की जो कल्टीवेशन है उसको करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और आमतौर पर जो नकदी फसलें होती हैं उनका अनुबंध खेती के तहत उगाया जाता है, और इस तरह से किसान जो होते हैं उनको अलग अलग फसलों को उगाने का अवसर प्राप्त होता है, यानी बहुत तरह के अनाजों की या फसलों की वो खेती करते हैं, और इससे उनकी जो कृषि है उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। एक ढर्रे की फसल उगाएंगे तो ज़मीन में उस खास तत्व की कमी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो कल्टीवेशन जब अलग अलग प्रकार की करते हैं तो उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है और जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। और ये जो यहाँ फार्म सर्विस बिल आया है 2020 वाला, इसके द्वारा किसानों को परमिशन दी जाती है टू इंटर इन कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्री बिजनेस फॉर सेल ऑफ फ्यूचर फार्मिंग प्रोड्यूस एट अ प्री एग्रीड प्राइस। मतलब जो पूर्व निर्धारित मूल्य है उस पर अपने जो उत्पाद है उनको बेचने का प्रावधान इसके तहत किया गया है। और किसानों की आय दोगुना करने वाला जो काम है 2022 तक, वो भी इसी क्षेत्र में काम कर रहा है। मतलब ये जो एक कदम है वो उसी दिशा में बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ आप देख रहे हैं, तो वह है फाइनेंस कमीशन के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हमने देखा, अब इसके बाद अगला हमारा है फाइनेंस कमीशन, और इसके जो वेरियस फंक्शंस हैं उसको हमें दर्शाना है, यानी वित्त आयोग के बारे में आपको बताना है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है और इसी के बारे में हमें लिखना है। यहाँ आप देख सकते हैं फाइनेंस कमीशन इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और यहाँ आर्टिकल याद रखिएगा 280 यानी 280, ये संविधान का जो अनुच्छेद है उसमें इसका प्रावधान है। और इसमें कहा गया है कि टू गिव रिकमेंडेशन ऑन डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। मतलब यहाँ जो संघ और राज्य है उसके बीच में जो टैक्सों का आवंटन है, मतलब करों का वितरण है या शुद्ध प्राप्ति है उसका वितरण है, उसको निर्धारित करने का काम ये वित्त आयोग के ही देख रेख में किया जाता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो फाइनेंस कमीशन है इसका रोल क्या होता है, मतलब ये कौन सी भूमिका निभाता है। तो वित्त आयोग जो है वो निम्नलिखित मामलों पर, ऐसे आप लिख सकते हैं कि जो यहाँ मामले हैं वो कौन से हैं, राष्ट्रपति को सिफारिश करने वाले मामले हैं। और कौन कौन से मामले हो सकते हैं ये आप लिखिएगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति है यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको ये सिफारिश करना है कि संघ और राज्यों के बीच में जो करों की प्राप्ति है उसको कैसे बांटा जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, और उसके साथ साथ राज्यों के बीच में जो ऐसे आगम है उसका आवंटन कैसे किया जाए। मतलब यहाँ पे जो रेस्पेक्टिव शेयर्स हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांट इन एड गिवन टू स्टेट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है यानी संचित निधि होती है, उसमें से राज्यों को अनुदान या सहायता दी जानी चाहिए। और यहाँ जो आर्टिकल है वो 275 होगा, यानी अनुच्छेद कौन सा है 275 है। जो प्रावधान जहाँ पर किए गए हैं जिस आर्टिकल में वो आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि जो राज्य वित्त आयोग है उसके द्वारा अगर कोई सिफारिश की जाती है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, तो सिफारिश की जाती है तो उसके आधार पर पंचायतें जो होती हैं और इसके अलावा जो टाउन एरिया होती हैं, नगर पालिकाएँ होती हैं, उसमें संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना, ये भी इसका एक काम है। राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई चीज़, मतलब कोई विशिष्ट निर्देश दिया जाता है, प्रेसिडेंट जो है कोई यहाँ पे डायरेक्शन देता है, तो उसका यहाँ पे कहा गया है कि यह देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो, ये एक प्रावधान है। और आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है, मतलब आयोग जो ये वित्त आयोग है इसकी बात की जा रही है, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में से रखवाया जाता है। ये इसका पूरा प्रोसेस है, इसे आप लिख सकते हैं। और वित्त आयोग जो सिफारिशें करता है वो केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है। मतलब ये जो सिफारिश करता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात है। तो इतना आप इसमें लिखिएगा और ये वित्त आयोग की पूरी जानकारी। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा है, मतलब अगला प्रश्न है, उसमें आप देख रहे हैं कि डिफाइन ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण को डिफाइन कीजिए। आल्सो डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं कि इस पर क्या आंसर लिखा जा सकता है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक प्रकार का प्रोसेस है, एक यहाँ पे विधि है। और इसमें किया क्या जाता है, तो अलग अलग देशों के बीच में बड़े पैमाने पर जो सामाजिक और आर्थिक संपर्क है, यानी जो सोशल और इकोनॉमिकल यहाँ पे इंटरेक्शन है वो होता है, और उसी को बढ़ाने वाली ये प्रक्रिया है। मतलब पूरे विश्व को एक विलेज मान लिया जाता है, एक नगर मान लिया जाता है, और इसमें रहने वाले लोगों को एक रूप देखने का सपना देखा जाता है। जो हमारे देश में, हमारी भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है,
उसी का ये बड़ा रूप है। लेकिन इसमें स्वार्थ है, हमारी जो संस्कृति है वो स्वार्थ रहित थी और यहाँ पर स्वार्थ वाली जो भावनाएं हैं वो प्रबल हैं। तो वैश्वीकरण इसी की देन है। इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं कि यह जो इकोनॉमिकल एकीकरण है, यूनिफिकेशन है, उसको बढ़ावा देता है, उसको बढ़ाने का एक प्रोसेस है और इसमें जो आर्थिक खुलापन है उसको बढ़ाया जाता है और देश जो हैं, अलग अलग जो नेशंस हैं, वो एक दूसरे के ऊपर अपनी इकोनॉमिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं या लेन देन है उसके लिए निर्भर होते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर निर्भरता भी होती है, यानी एक अगर प्रभावित हो रहा है, एक को कोई नुकसान हो रहा है तो पूरी दुनिया घाटे में चली जाएगी अगर ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है। तो ये सब हम देखते हैं। और यह वस्तुओं और सेवाओं, इसके अलावा जो प्रौद्योगिकी है या जो निवेश है या लोगों में सूचनाओं का प्रवाह और दुनिया में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, संस्कृतियां हैं, आबादी है, उनकी एक दूसरे के ऊपर निर्भरता को दर्शाता है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो दूसरा अर्थ है वो ये भी है कि इसमें डिपेंडेंसी है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति है। और ये प्रवृत्ति कुछ मामलों में अच्छी भी होती है और कुछ मामलों में खराब भी होती है। जहाँ पर इसके फायदे हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर एक कोई घाटे में जा रहा है तो बाकी भी डूब जाएंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। इस तरह की चीज़ें हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पे यानी इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा है ये आपको लिखना है। तो यहाँ आपको दोनों ही लिखने पड़ेंगे। इम्पैक्ट जब आप लिखते हैं तो उसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव में ये है कि इंक्रीज कंपटीशन हैज़ इनकरेज इंडियन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड राइज देयर ऑपरेशनल स्टैंडर्ड। ये पहला इसका फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स होते हैं और इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स जो होते हैं हैव इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। इससे भारत में जो रोजगार के अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बढ़ी है। और इसके अलावा ये लिख सकते हैं कि द वेस्टर्न कंपनीज टू हैव आउटसोर्स्ड वर्क टू इंडियन कंपनीज ड्यू टू चीप लेबर। ये एक प्रोसेस है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि द नॉलेज एंड स्किल बॉट बाई फॉरेन कंपनीज इज ऑब्वियसली एडवांस। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो फॉरेन वाली कंपनीज हैं, फॉरेनर हैं, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे थोड़ी सी उन्नत है, ये मान लेना चाहिए। तो ऐसा दिया हुआ है और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बेटर रिमरेशन है और मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा और उसके साथ साथ जो कंपटीशन है वो भी बढ़ेगा, यानी देशी कंपनियां भी देखा देखी अपनी व्यवस्था को और बेहतर करने का प्रयास करेंगी। इसके अलावा वेल्थ जनरेशन हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इम्प्रूवमेंट एंड परचेजिंग पावर एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ जो जीवन शैली का स्तर है वो बढ़ेगा, कुल मिलाकर आर्थिक उन्नति होगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये कितना सत्य है ये तो समय ही बताएगा। अभी ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है उसको शुरू हुए बहुत समय नहीं बीता है, बहुत कम ही समय बीता है और इसमें इसके फायदे कम और नुकसान ज़्यादा दिख रहे हैं। इसके साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट को आप देखेंगे तो इसमें आप लिखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, यानी जो किसानी वाली व्यवस्था है, कृषि है, उस पर। और इसमें क्या होता है, जो यहाँ एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको नीचे कर दिया जाता है और जो औद्योगिकीकरण है यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको ऊपर करके हम रख देते हैं। तो उन देशों में जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर ही सबसे खास है, उसी पर पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपने देखा है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो यूरोप में आती है और वहाँ के देश इससे मालामाल हो जाते हैं, ये बात है। लेकिन भारत की जो पृष्ठभूमि है या भारत का जो इतिहास है, क्या उस पर यही व्यवस्था लागू होगी? यहाँ हम मशीनें लगाकर अपना काम नहीं कर सकते, हमें खेत चाहिए, अनाज चाहिए, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो पहले से ही इसी पर बेस है। तो इसलिए कृषि को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और यहाँ जो ग्लोबलाइजेशन है वो इसे हटा रहा है, हतोत्साहित कर रहा है और ये सबसे खतरनाक स्थिति है। इसके अलावा विद ग्लोबलाइजेशन हेल्थ रिस्क एंड हेल्थ केयर कॉस्ट आल्सो इंक्रीज। ये भी एक प्रभाव है। जैसे कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन था वो भारत में कैसे आया? भारत में आने का रीज़न क्या था? यही ट्रांसपोर्टेशन, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम दूसरे देशों के साथ इंटरलिंक हैं। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जो संक्रमित लोग थे वो हमारे ही देश के थे भले ही, लेकिन वो विदेशों में जाकर रह रहे थे और वहाँ से संक्रमण लेकर अपने देश में आ गए, या विदेशी भी संक्रमण लेकर हमारे देश में आ पाए। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन की ही देन है। तो संक्रमण इससे तेज़ी से फैलता है। इसके साथ जो अर्बन रूरल डिवाइड है, यानी जो शहरी और ग्रामीण बीच में खाई है, बंटवारा है, वो और बढ़ता जाता है, यानी इंडिया और भारत के बीच का जो फासला है वो और चौड़ा होता जाता है। इसके साथ साथ इंक्रीज इन चाइल्ड लेबर, यानी जो बाल मजदूरी है वो बढ़ती है। तो ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट हैं जिन्हें कि आप लिख सकते हैं। अब आगे चल, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा गया है कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मतलब यहाँ पर आपको फायदे भी बताने हैं और नुकसान भी बताना है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में अभी हाल ही में बहुत चर्चा थी और तरह तरह की जो यहाँ आभासी मुद्रा है यानी इमेजिनरी करेंसी है वो चर्चा में है। जैसे बिटकॉइन का नाम आप सुनते हैं या लिब्रा का नाम आपने सुना। तो ये असल में होती क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ वर्चुअल करेंसी विच हैज़
ट्रेडेबल वैल्यू एंड कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब ये क्या है, ये एक्सचेंज के मीडियम के तौर पे यूज़ की जा सकती है, लेकिन ये वर्चुअल करेंसी होती है। मतलब ये वर्चुअल करेंसी का ही एक रूप होती है, और इसमें चूंकि इसे भौतिक रूप में फिजिकल फॉर्मेट में हम यूज़ नहीं कर सकते, कागज़ वाली मुद्रा नहीं होती, सिक्के नहीं होते, इसलिए इसको हम इमेजिनरी करेंसी कहते हैं, यानी आभासी मुद्रा कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, अ न्यू फॉर्म ऑफ डिजिटल एसेट एंड इज नियरली इम्पॉसिबल टू काउंटरफीट, यानी जो फेक करेंसी वाला प्रोसेस है वो इसमें नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिजिटल संपत्ति है या करेंसी है, ये एक नए रूप में हमारे सामने आती है। मतलब ये डिजिटल ही है, हाथ में आना नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर या जो इंटरनेट है उसके माध्यम से इसका संचालन होता है, तो इसकी नकल कर पाना असंभव है। हमारी अर्थव्यवस्था में या अलग अलग देशों में जो जाली नोट की सीरीज़ है वो चलती रहती है। जाली करेंसी का एक बड़ा संकट होता है और इससे देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है, लेकिन यहाँ वो दिक्कत नहीं है, ये इसका फ़ायदा है। इसके साथ साथ आप ये लिख सकते हैं कि यह जो इनक्रिप्शन तकनीक है उसके द्वारा अटैच है। मतलब इसमें आप ये लिख सकते हैं कि द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द इनक्रिप्शन टेक्निक विच इज़ यूज टू सिक्योर इट्स नेटवर्क। मतलब इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी जो है वो अपने नेटवर्क को सिक्योर करके रखती है, तो वही प्रोसेस इसमें यूज़ होता है। इसके अलावा इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है और यूपीएससी ने इस पर विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसका संबंध किससे है, इसका भी संबंध क्रिप्टो करेंसी से है, ये आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा कुछ जो कॉमन क्रिप्टो करेंसी है उसमें आप लिब्रा का नाम सुनते हैं, बिटकॉइन है, लिटकॉइन है, इस प्रकार के जो कॉइन्स हैं ये असल में कॉइन्स होते नहीं हैं, ये सब इंटरनेट वाले कॉइन्स हैं, उसी पर चलते हैं और उसी पर रहते हैं। यहाँ तक है, और ये चर्चा में भारत में तब ज़्यादा आया जब आरबीआई ने इस पर रोक लगा दी और बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का उसने इस रोक को हटा दिया। देखिए इसमें एडवांटेज क्या हो सकते हैं, तो इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, नो मिडिल मैन, ईच ट्रांजेक्शन वुड टेक इन प्लेस ऑन अ 1-to-1 ऑन अ सिक्योर नेटवर्क। मतलब यहाँ 1-to-1 ट्रांजेक्शन जो है वो होता है और सिक्योर नेटवर्क होता है, मतलब बीच में कोई आपका पैसा मार नहीं सकता, ये बात है। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल जो ट्रांजेक्शन है वो होता है। द सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन रिड्यूस केसेस ऑफ फ्रॉडलेंस। मतलब यहाँ पे जो धोखाधड़ी वाले मामले हैं वो कम होंगे या नहीं के बराबर होंगे। जो आमतौर पे डिजिटल लेन देन होता है, पैसे का अगर लेन देन होता है तो उसमें दिक्कतें होती हैं, वहाँ पर पैसे की आपके मारे जाने की संभावना या उसको ठगे जाने की संभावना होती है, लेकिन यहाँ वो दिक्कतें नहीं। इसके साथ साथ लो ट्रांजैक्शन फ़ी, यहाँ जो ट्रांजैक्शन की फ़ी है वो लो होती है। ऐसे जो सामान्य हमारी करेंसी है उसमें ट्रांजैक्शन का अच्छा खासा आपको भुगतान करना पड़ता है। पता लगा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपके ऊपर जीएसटी लगेगा और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो समस्याएँ होती हैं, लेकिन वो दिक्कतें यहाँ पर नहीं है, तो अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेज भी है, यानी नुकसान भी है। नुकसान नहीं रहते तो आरबीआई इस पर बैन नहीं लगाता या रोक नहीं लगाता। तो सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है वो साइबर सिक्योरिटी इशू है, ये सबसे अहम मुद्दा है। और इसमें ये कहा गया है कि जो लूप होल्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में दिक्कतें पैदा करते हैं। मतलब यहाँ सिक्योरिटी का खतरा होता है। हालांकि हम कह रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होती है, सिक्योर होती है, लेकिन साइबर क्राइम वाला जो प्रोसेस है वो इसमें घुस आता है। इसके साथ साथ कोई रेगुलेशन इसका नहीं है, मतलब कोई गवर्नमेंट या कोई जो एक अथॉरिटी है या प्रामाणिक संस्था है वो इसको कंट्रोल में नहीं कर रही। खासतौर पे बिटकॉइन जैसी जो करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये अनिश्चितता से भरी हुई होती है, इसमें इरेगुलरिटी होती है और इसलिए लोगों का इस पर भरोसा नहीं हो पाता। इसके साथ यहाँ पे कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं होती है इसकी, मतलब इसका कोई ऐसा मूल्य नहीं होता। और इसके साथ साथ जो इलीगल ट्रांजैक्शन है वो भी यहाँ पर पॉसिबल हो जाता है। मतलब बहुत तरह की जो गैर कानूनी लेन देन है वो भी इस क्रिप्टो करेंसी में हो सकते हैं, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है और ये निराधार नहीं है। ये सब आप लिख सकते हैं। अब यहाँ चर्चा में क्यों है, तो जो हमारा एससी है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो क्रिप्टो करेंसी पर जो रोक लगी थी उसको हटा लेता है। ये 4 मार्च 2020 की बात है। आरबीआई ने पहले क्या किया था, इसको रोक लगाई थी, इस पर बैन किया था, लेकिन अभी उसको रिमूव कर दिया गया है। तो इतना हम इसमें लिख सकते हैं, बाकी आप देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हैं 7वें नंबर का कि सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। यह जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है ये क्या है, मतलब इसके सिग्निफिकेंस आपको लिखने, समझ रहे हैं इसका मतलब। ये वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है और इसी को आप कहते हैं एडीआर। तो इसका क्या महत्व है ये आपको बताना है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मतलब एडीआर जो है इज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म व्हेन पार्टीज इन्वॉल्व सेटल डिस्प्यूट
विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब यहाँ जो मदद है वो किसकी होती है, थर्ड पार्टी की होती है। द डिसएग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज आज यहाँ आप देख पा रहे हैं रिजॉल्व थ्रू नेगोटिएशंस एंड डिस्कशन। ADR encompasses a range of mean like एब्रेशन, माफ कीजिएगा, आर्बिट्रेशन, इसके अलावा मेडिएशन आउटसाइड ऑफ कोर्ट रूम। कहने का मतलब ये है कि जो ये ADR है ये एक विवाद का समाधान करने वाला सिस्टम है, मतलब यहाँ पे डिस्प्यूट का जो सॉल्यूशन है वो किया जाता है। और दो जो विवाद करने वाले पक्ष होते हैं, देखिए झगड़ा जब होता है तो किसी एक पक्ष में होता है, यहाँ एक पक्ष में होता है, ऐसा होता है नहीं होता, कम से कम इसके लिए दो पक्ष होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए। अब इसमें तीसरा जो है वो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है और इस विवाद को निपटा देता है, ये काम होता है। और यहाँ पर जो मध्यस्थता है, समाधान है और इसके अलावा पंचाट की व्यवस्था है, मतलब इन्हें संयुक्त रूप से पंचाट तंत्र कहा जाता है, तो उसके आधार पर उपाय किए जाते हैं। और भारतीय विधि आयोग जो है उसके हिसाब से ADR के कुछ फायदे हैं, तो उन्हीं फायदों को हमें लिखना है। पहले थोड़ी सी भूमिका लिखी जाती है और उसके बाद जो सिग्निफिकेंस है उसको हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पर लेस एक्सपेंसिव इसका पहला फायदा है, खर्चा कम होता है, लागत इसकी कम होती है। दूसरा ये है कि लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसमें समय कम लगता है, ज़्यादा समय नहीं खर्च होता। वैसे आप समझते हैं कि डिस्प्यूट को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं। इसके साथ साथ फ्री फ्रॉम टेक्निकलिटीज़, जैसे कि यहाँ जो तकनीकी चीज़ें हैं, मतलब तरह तरह की ताम झाम होती है, उससे ये दूर होता है। अलग अलग न्यायालय होते हैं और उनमें अलग अलग नियम होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अपना है, हाई कोर्ट का अपना है, हालांकि सभी संविधान के रक्षक होते हैं, लेकिन वहाँ जैसे जैसे मामला एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाता है तो जो जटिलताएं हैं, जो इसकी कॉम्प्लेक्स वाली नेचर की व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। इसके साथ साथ यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पार्टीज होती हैं आर फ्री टू डिस्कस देयर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्लोजर बिफोर एनी कोर्ट, मतलब यहाँ जो बहस है या वाद विवाद है, मतभेदों पर चर्चा है, उसको करने के लिए लोग स्वतंत्र होते हैं। जो पक्ष होता है यहाँ अपनी राय को खुलकर रख सकता है। इसके अलावा दो पक्षों के बीच में जो सुलह है या समझौता है, उसके माध्यम से जो समाधान है उसको सुनिश्चित कराना, ये इसका उद्देश्य होता है। अब यहाँ पर इसका महत्व क्या हो सकता है, तो अदालतों पर जो बोझ है, अदालतों पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत सारे मुकदमे लंबित हैं और उनकी सुनवाई ढंग से नहीं हो पाती है, तो वो बोझ ये कम कर देगा। उसके अलावा 3 करोड़ से भी ज़्यादा जो मामले हैं, यहाँ एक डाटा बताता है जो न्यायिक ग्रिड डाटा है उसके हिसाब से, यहाँ आप देख रहे हैं ना नेशनल जुडिशियल ग्रिड डाटा, तो इसके आधार पर ये कहा गया है कि 3 करोड़ जो केसेस हैं अभी लगभग या उससे भी ज़्यादा वो भारत में लंबित हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितने लोग अभी न्याय से दूर हैं। तो उन लोगों को न्याय तक पहुँचाने के लिए, जस्टिस दिलवाने के लिए ये एक अच्छी पहल है, इसके द्वारा लोगों को न्याय प्राप्त हो सकता है और मामलों का शीघ्र निपटारा होता है। मतलब यहाँ पे जो मामले हैं वो आसानी से सॉल्व कर दिए जाते हैं, उसमें उतना समय नहीं लगता जितना अदालतों में लगता है। और उसके बाद आम आदमी जो है वो जटिल न्यायिक प्रक्रियाओं से बच जाता है, यानी बहुत ज़्यादा उसको तामझाम में उलझना नहीं पड़ता और ये जो सुशासन है उसको बढ़ावा देता है। मतलब ये गवर्नेंस का जो अच्छा चेहरा है उसको दिखाता है और ये लोगों में एक सार्थक पहल है। तो इस तरीके से आप बहुत कुछ इसमें जोड़ सकते हैं। ये आपका ADR है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपने ADR को देखा। इसके बाद ये कहा गया है कि व्हाट आर द काजेज ऑफ रिवोल्ट 1857, यानी 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। तो ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार लिखा और सुना है, छोटी कक्षाओं से आप इसके कारण और निवारण लिखते आ रहे हैं। कुछ जो थे इसमें तत्कालिक कारण थे और कुछ बाद में जो पीछे से घटते आ रहे कारण थे वो भी सामने आते हैं। तो पीछे वाले कारणों में डलहौजी एक अहम कारण था और उसके अलावा तत्कालिक में आप जानते ही हैं कि जो राइफल वाला मामला था और गाय और सुअर की जो चर्बी थी उसका मामला था, वो सामने आता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं। देखिए इसमें लिख सकते हैं कि आल्सो नोन एज कॉन्शियस बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, मतलब जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसके खिलाफ ये एक तरह से आज़ादी की पहली लड़ाई थी। लोगों के मन में आज़ादी का भाव भड़का था, पहली बार ऐसा हुआ था। तो इसको हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तौर पे भी देख सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है 10 मई 1857 को मेरठ में। शुरुआत कैसे होती है आप जानते हैं। पहले शुरुआत में कुछ जो सैनिक होते हैं वो राइफल चलाने से मना कर देते हैं। जब उनके ऊपर दबाव डाला जाता है तो वो अपने अधिकारियों को शूट कर देते हैं। फिर कुछ को फांसी पर लटका दिया जाता है, जिसमें से कि मंगल पांडे भी एक रहते हैं। और उसके बाद जो बचे हुए सैनिक होते हैं वो निकल पड़ते हैं वहाँ से और अपने जो कैदी साथी होते हैं, जेल में ठूंसे गए रहते हैं, उनको आज़ाद करा के दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं और लाल किले पर पहुंचकर बहादुर शाह जफर से मिलते हैं और उनको क्रांति का नेता घोषित कर देते हैं और यहीं से शुरुआत होती है। हालांकि इसकी योजना पहले से चल रही थी, लेकिन ये समय से पहले भड़क जाती है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आल्सो नोन एज इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस
सिपाही म्यूटिनी एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। सिपाही विद्रोह कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, जैसे BD सावरकर हैं। तो इस प्रकार के लोग भी हैं, लेकिन ये है तो आज़ादी की पहली लड़ाई, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी देशभक्त आदमी यही मानेगा, क्योंकि आज़ादी की भावना लोगों में जगी थी, चाहे किसी भी कारणवश जगी हो, लेकिन पहली बार आज़ाद होने की इच्छा जगी तो ये आज़ादी की ही लड़ाई थी। और यकीन मानिए, अगर ये संगठित हुई होती, एकजुट होकर किया गया होता, तो उसी समय अंग्रेजों के पैर उखड़ गए होते। हालांकि अंग्रेज इससे बहुत ज़्यादा डर तो गए ही थे, भले ही असफल हो जाती है, लेकिन अंग्रेज़ों के मन में डर बैठ जाता है। और यही कारण था कि फिर 1858 में बहुत बड़े बड़े सुधार होते हैं, और उसके बाद फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके हाथ से सब छीन कर इंग्लैंड पहुंचा दिया जाता है। मतलब सारी सत्ता महारानी अपने हाथ में लेकर नियंत्रित करती हैं, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो पाए। तो ये सब डर का ही नतीजा था। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि द इमीडिएट रीजन फॉर द रिवॉल्ट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल। जो इनफील्ड राइफल थी, रॉयल इनफील्ड राइफल थी, वो यहाँ पे तत्कालिक कारण के तौर पे दिखाई देती है। और इसमें उसको दांत से खींचकर काट कर खोलना पड़ता था, और इसमें जो चर्बी वाला प्रोसेस था, मतलब जो फैट होता है किसका, तो पिग और काऊ का, वो इसमें लगाया जाता था। ऐसी अफवाह फैली थी। और जो भारतीय सैनिक थे उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, तो दोनों ही यहाँ पर अपनी धार्मिक भावनाओं को इससे आहत महसूस करते थे। वो नहीं चाहते थे ऐसा। तो वो अपने अधिकारियों से बात करते हैं जो कि अंग्रेज रहते हैं, तो अंग्रेज यहाँ मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब अफवाह है, झूठ बोला जा रहा है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं रहता है। तो वो क्रोधित हो जाते हैं। जो भारतीय यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे वो नाराज होकर जो राइफलें हैं उनको चलाने से मना कर देते हैं, और यहीं से विवाद शुरू होता है। तो ये शुरुआत थी। और उसके बाद कुछ और भी कारण थे। तो कुछ और कारणों में आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीज़न है उसको लिख सकते हैं। जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में अगर कहा जाए तो ये पूरे देश में करप्शन बढ़ा रही थी, भ्रष्टाचार बढ़ा रही थी। इसके जो कर्मचारी थे वो अत्यंत भ्रष्ट हो गए थे समय के साथ साथ। इसके अलावा धार्मिक और सामाजिक कारण था। धार्मिक कारण ये था कि अंग्रेज जो थे वो लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। लोगों को ऐसा लग रहा था, जैसे कि सती प्रथा का जो उन्मूलन था उसमें अंग्रेजों ने भलाई का काम किया, वहाँ उन्होंने कोई बुरा नहीं किया। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग को आप देखिए, चाहे और जो मामले हैं उसमें लाख निंदा की जाए, अंग्रेज बहुत अच्छे नहीं थे, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों ने ये काम बढ़िया किया, जैसे सती प्रथा का अंत किया। इसके अलावा बाल विवाह को काफ़ी हद तक रोकने का प्रयास किया, विधवा पुनर्विवाह का प्रयास किया। इसी प्रकार से अनेकों सुधार वाले, ठगी वाली जो प्रथा थी उसको दूर करवाया। ये सब अंग्रेजों का कुछ हद तक गिफ्ट ही है। सती प्रथा एक घृणित प्रथा थी और वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भारतीय जो समाज था, जो कर्मकांडी पाखंडी यहाँ धर्माचार्य लोग थे, वो सोच रहे थे कि अंग्रेज हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो औरतों को हमें जलाने नहीं दे रहे। तो ये वाली जो चीज़ें थी ये भड़कने का कारण थी। इसके अलावा कुछ रिलीजियस और सोशल काजेस भी थे, ये आप लिख रहे हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल काजेस थे। पॉलिटिकल काजेस में आप क्या लिखेंगे? जो राजनीतिक मामले थे उसमें अंग्रेजों ने शासन के शुरू में कुछ नीतियाँ अपनी चलाई थी, जैसे कि प्रभावी नियंत्रण वाली नीति थी। इसके अलावा सहायक संधि जो सब्सिडियरी अलायंस है उसके बारे में आप देखते हैं। व्यपगत सिद्धांत था, उसको आप देखते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डलहौजी और वेलेजली ये दोनों साम्राज्यवाद के प्रतीक थे, मतलब ये ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने का काम कर रहे थे। तो इनकी नीतियाँ ज़्यादा असंतोष का कारण बनती हैं। मतलब यहाँ जड़ खोद कर जाता है जो डलहौजी है वो, और उसके बाद जो उसकी फसल है वो अगले वाले को काटनी पड़ती है। तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा जा सकता है। इकोनॉमिकल काजेस में आप देख लीजिए, यहाँ पे हैवी टैक्सेशन था। इसके अलावा डिस्करेजमेंट जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे उनका यहाँ हतोत्साहित उन्हें किया गया, ये एक कारण था। तो ये सब कुछ कारण थे। प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश गुड, मतलब जो ब्रिटिश सामान था उसको प्रमोट किया गया और भारतीय सामान जो था उसको यहाँ एकदम से निकृष्ट मान लिया गया। तो ये सब असंतोष के कारण थे और इसी वजह से ये बगावत भड़कती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि द व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वर मेड इन इंडिया आफ्टर 1858। 1857 के बाद अंग्रेज जो है वो सतर्क हो जाते हैं। तो 1858 में कौन से प्रशासनिक बदलाव भारत में होते हैं ये हमें बताना है, और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इस पर डिस्कस करना है। तो देखिए 1857 के बाद जो रिवॉल्ट जब समाप्त होता है, अंग्रेज उसका दमन करने में सफल हो जाते हैं, तो उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है, और उसके तहत सबसे पहला काम ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पूरी जो पावर होती है उसको निकालकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाता है, यानी इंग्लैंड से सीधा सीधा शासन चलने लगता है। और यहाँ पर जो कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के निदेशक वगैरह थे, कंट्रोल बोर्ड के जो डायरेक्टर वगैरह होते थे, उनके हाथ से ताकत को छीन कर जो राज्य सचिव होता था उसके हाथ में दे दी जाती है, और वो सीधा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती थी उसके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जताता था, उसका और किसी से कोई मतलब नहीं होता था। और इसके अलावा जो स्थानीय निकाय थे वहाँ पे सरकार ने विकेंद्रीकृत जो प्रशासन है उसकी नीति को अपनाया, मतलब जो डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था वो यहाँ पे फॉलो किया जाता है।
तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। और स्थानीय निकाय जैसे कि नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि जो थे, उनको जिम्मेदारियां यहाँ दी जाती हैं। और इससे क्या होता है, जो स्थानीय कर हैं उन्हें लेने में और उसके अलावा जो सेवाएं हैं उनके क्रियान्वयन में काफ़ी मदद मिलती है। सेना में बदलाव किया जाता है, मतलब सेना में जो पहले भारतीयों का ओहदा था उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर रखा जाता था, लेकिन अभी क्या होता है, भारतीय सैनिकों की भागीदारी को कम किया जाता है और यहाँ पर यूरोपीय जो सैनिक होते हैं, मतलब यूरोपियन जो यहाँ सोल्जर्स होते हैं, उनके अनुपात को बढ़ाया जाता है। और ख़ास तौर पे यहाँ एक चीज़ और है कि जो भारतीय सैनिक होते थे उनको किसी ऊंचे पद पर नहीं रखा जाता था, क्योंकि उनके साथ अब संदेह वाला बर्ताव किया जाता था कि ये कुछ भी कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं, क्योंकि बगावत वहीं से शुरू हुई थी। तो भारतीय सूबेदार के पद से ऊंचे नहीं उठ पाते थे, जो सूबेदार का पद होता था उससे ऊपर नहीं जा पाते थे, वहीं तक रहते थे। अब इसके बाद इसमें और भी आप लिख सकते हैं कि जो लोक सेवाएं थी वहाँ पर भी भेदभाव होने लगता है। रानी की उद्घोषणा इसमें इंपॉर्टेंट होती है। रानी की उद्घोषणा में क्या होता है, जो डलहौजी और वेलेजली ने असंतोष फैला रखा था उसको ये समाप्त करने का प्रयास करती है। तो जो राज्य विस्तार और राज्य हरण वाली नीतियां थी, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या इस तरह की जो अलायंस वगैरह होती थी, उनको यहाँ पे बंद करवा दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो देशी रियासतें थी, रजवाड़े वगैरह थे, उनको उनका सम्मान लौटाने की बात कही जाती है ताकि वो संतुष्ट रहें और विरोध ना करें, क्योंकि विरोध में उन्होंने जो अहम बागडोर थी उसको संभाल रखा था। इस प्रकार की चीज़ें। और इस तरह से अंग्रेज जो है अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि अर्बन फ्लड हैव डिवास्टेटेड इंडिया सो फ्रीक्वेंटली, व्हाट कॉजेज अर्बन फ्लडिंग इन इंडिया। शहरी बाढ़ क्या होती है, मतलब शहरी बाढ़ जो है ये भारत को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। भारत के जो शहर हैं उनको एकदम त्रस्त कर देती है। तो ये क्या है और इसके पीछे क्या कारण होते हैं। तो शहर में बाढ़ कैसे आती है, जो गटर और सीवर होते हैं उनसे आती है, अधिकतर तो ऐसा ही होता है। आपने देखा है कि मुंबई में जो घर होते हैं उनमें पानी घुस जाता है, ऐसे बहुत सारे शहरों की दशा है। आसपास के जो हमारे घर मकान है, शहर है, उनमें भी ऐसा दिखाई देता है। तो इसके पीछे रीज़न वही होता है, ज़्यादातर वही कारण होता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा जा सकता है। ये जो अर्बन सेक्टर में या जो अर्बन रीजन है, इसमें फ्लडिंग क्यों होती है। लंबे समय तक अगर बारिश हो रही है, जो प्रेसिपिटेशन है, जो रेन है, वो लंबे समय तक चल रही है और भारी वर्षा हो रही है, मतलब ज़्यादा मात्रा में पानी गिर रहा है, तो पानी निकासी की जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाती है। मतलब मोटे मोटे जो सीवर के पाइप होते हैं उनके थ्रू निकासी वाला पानी किसी नदी या समुद्र तक पहुंचता है, लेकिन उसमें या तो कुछ कचरा अटक जाता है, और कचरे में आजकल प्लास्टिक सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस प्रकार का कुछ कूड़ा कबाड़ा अटक गया तो सीवर वहाँ से जाम हो गया, और जाम हो गया तो पानी आगे नहीं निकल पाएगा। फिर क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, और ओवरफ्लो होकर वो बाहर आने लगेगा। या अगर ओवरफ्लो होकर सड़क पर नहीं फैल पाया तो उसी रास्ते वो वापस लौट जाएगा और जहाँ से आया था वहाँ पहुँच जाएगा, यानी लोगों के घरों में घुस जाएगा। इस प्रकार की स्थिति होती है। तो ये शहरी बाढ़ का एक बड़ा कारण होता है। इसमें आप ऐसे ही लिखिएगा। और ये उन क्षेत्रों में जहाँ पे जनसंख्या घनत्व है, वहाँ पे मतलब जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ज़्यादा वहाँ आबादी का बोझ है, वहाँ ज़्यादा दिखाई देता है। और शहरी बाढ़ के कुछ कारण हैं, तो यहाँ जो कारण है उसको लिख लीजिएगा। यहाँ कुछ नतीजे दिए हुए हैं कि विच इंक्रीज द फ्लड पीक फ्रॉम 1.8 to 8 times एंड फ्लड वॉल्यूम बाई अप टू 6 times। ये इसका जो आंकड़ा है उसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि सम ऑफ काजेज ऑफ अर्बन फ्लडिंग। यहाँ अर्बन फ्लडिंग के कुछ काजेज हैं, जैसे कि पहला तो जो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर है, इसमें हैवी रेनफॉल है। इसके अलावा साइक्लोनिक स्ट्रोम्स हैं, थंडर स्ट्रोम है, काजेज वाटर टू फ्लो क्विकली थ्रो पेव अर्बन एरियाज एंड गैदर इन लो लेइंग एरियाज। मतलब यहाँ क्या होता है, जो अर्बन एरियाज होते हैं उसमें कुछ ऊंचे क्षेत्र होते हैं और कुछ नीचे होते हैं। तो अगर बहुत तेज मात्रा में वर्षा हो रही है, कोई साइक्लोन आ गया, कोई चक्रवात, या ऐसे ही सामान्य वर्षा ज़्यादा हो रही है, तो ये पानी ऊंचे वाले क्षेत्रों से तो निकल जाएगा, लेकिन जो निचले इलाके हैं वहाँ से बह नहीं पाएगा, तो वहीं इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति आ जाएगी। तो ये एक समस्या होती है। इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल कारण क्या हो सकते हैं, ये तो आपने मौसम संबंधी देखा। हाइड्रोलॉजिकल कारणों में ये हो सकता है कि जो रिवर्स होती हैं उनमें सेडिमेंट्स का जमाव हो जाए, अवसादों का जमाव हो जाए, या जो ज्वार भाटा होता है यानी टाइड्स होते हैं उनके द्वारा तटीय शहर जो हैं वहाँ पे जल निकासी में बाधा पहुँचे, तो इससे भी बाढ़ की समस्या हो सकती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज तो है ही है, क्लाइमेट चेंज से कोई बचा नहीं है और ये सबसे बड़ा कारण है, और ये स्थायी कारण भी बनेगा शहरों के डूबने का, जो तटवर्ती है। तो यहाँ तक हमने देखा, और ये अर्बन फ्लड का रीज़न है। इसके बाद जो सेक्शन बी है, इसमें आप देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक पर 6 नंबर है, मतलब 10 प्रश्न हैं और 6-6 अंक के सभी हैं। वर्ड लिमिट यहाँ पे 50 वर्ड्स की है। उससे पहले आपने 125 वाले देखे हैं तो वो थोड़े डिटेल हुआ करते थे। अब यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि डिफाइन नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है ये आपको डिफाइन करना है, यानी बताना है। तो बताइए इसमें क्या लिखा जा सकता है। इसको आप गैर निष्पादित संपत्ति भी कहते हैं,
तो इसमें होता ये है, इसको आप मॉडल आंसर के तौर पे देख लीजिए। देखिए इसमें ये लिखा जा सकता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है रिफर टू द लोन एंड एडवांटेजेस, यहाँ एडवांस लिखा हुआ है, गिवन बाय बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन विच प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। यहाँ जो लिमिट है वो 90 दिनों की है। कहने का मतलब ये है कि जिन पर मूल्य राशि या ब्याज भुगतान 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय होता है, ये इसकी जो कंडीशन है वो दी हुई है। अब यहाँ पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वर्गीकरण आप कैसे करिएगा, एक तो सब स्टैंडर्ड जो एसेट होते हैं उसमें कर सकते हैं, इसके अलावा डाउटफुल एसेट्स में कर सकते हैं, और जो लॉस एसेट्स होते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। जो सब स्टैंडर्ड एसेट है उसमें आप ये लिख सकते हैं कि व्हेन एसेट रिमेन एनपीए फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, ये इसकी रेंज है। इसी प्रकार से जो संदिग्ध संपत्ति वाले मामले हैं, जैसे डाउटफुल वाला जो दिया हुआ है, इसमें जब संपत्ति को 12 महीने की अवधि के लिए जो स्टैंडर्ड संपत्ति है उसके रूप में वर्गीकृत किया जाए, उसका क्लासिफिकेशन किया जाए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या जो लॉस वाले एसेट है उसमें आप ये लिख दीजिएगा कि जब किसी परिसंपत्ति का जो मूल्य है, उसका जो प्राइस है वो बहुत कम होता है या वो डूब गई रहती है, तो वो इसको इस दायरे में रखते हैं। इस प्रकार से आप इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, जो कि सफिशिएंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। इसमें आपको देखना है, ये सेक्शन बी वाला जो है, इसमें आपको सेकंड वाले में देखना है कि व्हाट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब एक जिला एक उत्पाद वाली जो योजना है उसके बारे में आपको लिखना है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना यानी ओडीओपी का अगर देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था। यहाँ आप देखिए, ओडीओपी वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश विच एम एट प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड लोकल प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट, मतलब जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट हैं उनको संरक्षित करना और बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। अंडर दिस स्कीम इंडिजीनियस एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट इन यूपी दैट आर फाउंड नाउ ईयर, यहाँ आप देख रहे हैं, इल्स विल बी इनकरेज टू क्रिएट प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेडिशन इंडस्ट्रियल हब अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट, मतलब जो यहाँ पे 75 जिले हैं टोटल राज्य के, उनमें इसका जो प्रोत्साहन है उसको करना, ये इसका उद्देश्य है। मतलब स्थानीय विशेष जो उत्पाद हैं जो कि कहीं और नहीं पाए जाते हैं और सिर्फ उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ के वो हैं, तो उनको यहाँ पे प्रोत्साहन देना, ये इसके पीछे पर्पज है। और 25 लाख लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा 5 सालों के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है, ये अच्छी बात है। और इस क्षेत्र में काम कर रहे जो वर्कर्स हैं या श्रमिक हैं, उनकी भी आय का स्तर बढ़ेगा, उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। और उदाहरण के तौर पे यहाँ आप जो बांदा वाला एरिया है, वहाँ पे बांदा का जो शजर पत्थर वाली कलाकृतियाँ हैं उसको आप देख सकते हैं। सिद्धार्थनगर में जो काला नमक चावल वाला क्षेत्र है उसको देख सकते हैं। वाराणसी की जो साड़ियाँ हैं सिल्क वाली, उनको आप इसमें डाल सकते हैं। और बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जिनको कि जीआई टैग पहले से ही मिला हुआ है, तो इन्हें आप इसमें लिख सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ये यूपी गवर्नमेंट की है और जल्दी ही इसको पूरे देश में लागू करने की बात चल रही है, लेकिन अभी उस पर कोई अमल अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा है उसमें कहा गया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब का क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि 10 लाख बच्चों की प्रतिभा संवारने के उद्देश्य से जो अटल इनोवेशन मिशन है, यानी NIIT के सहयोग से चल रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि विद द विजन टू कल्टिवेट 1 मिलियन चिल्ड्रेन इन इंडिया एज अ न्यूटेरिक इनोवेटर्स, ये इसके पीछे पर्पज है। और अटल टिंकरिंग लैब आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन स्कूल अक्रॉस द कंट्री अंडर अटल इनोवेशन मिशन। ये जो नीति आयोग है उसका ये इनिशिएटिव है और उसी के देख रेख में ये क्रियान्वित हो रहा है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए, जैसे कि इसमें जो माइंड है उसका डिज़ाइन किया जाएगा और उसमें जो स्किल का डेवलपमेंट है वो किया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है, एडाप्टिव लर्निंग जो है, फिजिकल कंप्यूटिंग है, रैपिड कैलकुलेशंस हैं, मेजरमेंट्स हैं, वो सब इसमें शामिल किए जाएंगे। और लैब का मतलब क्या होता है, आप यहाँ जो प्रैक्टिकल है उसको करते हैं और उससे सीखते हैं। तो इट इज़ ए स्पेस ऑफ थिंकिंग एक्सपोनेंशियली एंड कन्वर्टिंग आइडियाज़ इनटू रियलिटी, मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल तरीके से आप थिंक कर सकते हैं और अपने जो आइडियाज़ हैं उनको यहाँ रियलिटी में तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ जो ATL है यानी अटल टिंकरिंग लैब है, उसके कुछ सिग्निफिकेंस है, उसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। इट विल गिव अपॉर्चुनिटी टू लर्न इनोवेटिव स्किल बेस्ड ऑन सेल्फ लर्निंग, अपने से सीखना, ये इसके पीछे एक पर्पज़ है। इसके अलावा इट विल प्रोवाइड एन इकोसिस्टम दैट प्रमोट इनोवेशन इन इंडिया, इनोवेशन को बढ़ावा देना भारत में। इसके अलावा इट विल प्रोवाइड फैसिलिटीज टू वर्क विथ लेटेस्ट टूल एंड टेक्नोलॉजी एंड हेल्प इन क्रिएटिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम यूनिक टू इंडिया। मतलब यहाँ पे इतने तरह के इसके फायदे हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें सन स्पॉट्स के बारे में पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सन स्पॉट्स। तो सौर कलंक क्या होते हैं? देखिए, जो हमारा सन है वो एक स्टार है, आप जानते हैं, और उसके अंदर न्यूक्लियर
जो फ्यूज़न का प्रोसेस है वो चलता रहता है, यानी हाइड्रोजन एटम के जो नाभिक हैं, न्यूक्लियस है, वो आपस में जुड़ते हैं और उसके बाद हीलियम के जो न्यूक्लियस है उनका फार्मेशन होता है और इससे इनामरस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ये आप सभी जानते हैं। और स्टार्स के अंदर एनर्जी का यही सोर्स भी होता है, इसी वजह से एनर्जी और हीट जो है उसके अंदर से निकलता है रेडिएशन के रूप में। यह एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। तो हमारे सन के अंदर भी यही होता है। और आप ये जानते हैं कि ये दोनों गैसेज हैं, हीलियम और हाइड्रोजन दोनों। तो इस वजह से चूंकि इसका पूरा जो एटमॉस्फेयर है सन का, या पूरा जो स्ट्रक्चर है वो गैसियस होता है और गैसों के अंदर अनियमित प्रवृत्ति पाई जाती है, इरेगुलरिटी होती है, वो एक जगह टिक कर नहीं रहती है और वो चलायमान होती हैं। इस वजह से कहीं पर उनका घनत्व, उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और कहीं पर कम हो जाती है। तो अर्थ के सरफेस पर, माफ़ कीजिएगा, सन के सरफेस पर अक्सर ऐसा होता है। जो उसका सरफेस होता है उसमें कुछ स्थानों पर गैसों का जो वॉल्यूम है, उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है और कहीं कहीं पर कम हो जाती है, यानी विरलता आ जाती है। तो वहाँ पर गड्ढे जैसी संरचना बन जाती है और गड्ढे बनने का मतलब ये है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और वहाँ से मैग्नेटिक एक तरह का स्ट्रोम क्रिएट होता है, मतलब एक वहाँ से चुंबकीय तूफान जनरेट होता है जिसे कि हम सौर लपट कहते हैं और वो अलग अलग जो ग्रह हैं वहाँ तक पहुँचता है, यानी ब्रह्मांड में चल देता है और पृथ्वी पर जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, संचार प्रणाली है, उसमें बाधा पहुँचाता है। और इस प्रकार से जिन स्थानों से ये निकलता है, जहाँ का टेम्परेचर गिर जाता है, वो स्थान अपेक्षाकृत और जगहों की तुलना में अंधेरे और ठंडे हो जाते हैं और इन्हीं को सन स्पॉट कहते हैं। तो इस प्रकार के स्पॉट के बनने और बिगड़ने का जो अंतराल है वो 11 ईयर्स के अंतर पे होता है, मतलब यहाँ 11 वर्षों का जो अंतराल है वो इसमें पाया जाता है। तो सौर कलंक क्या होते हैं इसमें आप ये लिख सकते हैं, यही खगोलीय घटना के तौर पर ये देखे जाते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ सेक्शन बी में, उसमें आप देख रहे हैं यहाँ सन स्पॉट के बारे में हमने देखा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये जो गरीब कल्याण अन्न योजना है ये क्या है, इस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर सन स्पॉट के बारे में हमने देखा था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। गरीब कल्याण अन्न योजना ये कब चलाई गई थी आपको पता होना चाहिए। तो जो कोविड-19 महामारी वाला दौर था उसमें मार्च 2020 में भारत सरकार ने बहुत सारे राहत कार्यक्रम लॉन्च किए थे और खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना उसी का एक हिस्सा है। और इस योजना में प्रवासियों और गरीब जो लोग थे, मतलब जो बाहर से भूले भटके आए थे, प्रवासियों की समस्या उस समय बढ़ गई थी, तो उनके लिए भारत सरकार काम करती है। और इसमें कहा गया है कि द प्रोग्राम इज ऑपरेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि द स्कीम इज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत टू सप्लाई फ्री फूड ग्रेन्स टू माइग्रेंट एंड पुअर्स। मतलब यहाँ जो प्रवासी हैं और जो गरीब हैं उनको मुफ्त अनाज देने का यहाँ प्रावधान किया गया था। और अप्रैल से लेकर नवंबर 2020 जो कि अवधि बीत चुकी है उसमें करीब 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया। यानी 1 किलोग्राम मुफ्त चना दिया जाता था, ग्राम दिया जाता था, उसके अलावा 5 किलोग्राम वीट दिया जाता था या चावल दिया जाता था, मतलब गेहूं चावल दोनों में से कोई भी 5 किलोग्राम के आसपास दिया जाता था। ये पर मंथ का होता था और इसके लिए कोई राशन कार्ड वगैरह की आवश्यकता नहीं थी, आप आधार कार्ड दिखाकर भी खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें आती थी और ये निःशुल्क था, तो खरीदने वाली बात नहीं है, ये वितरण किया जाता था। अब आइए आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है उसमें कहा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोरल ब्लीचिंग, यानी जो प्रवाल विरंजन की घटना होती है वो क्या है। तो प्रवाल विरंजन के बारे में आप जानते हैं दोस्तों कि ये क्या है। इसमें प्रवाल जो होते हैं वो अपना कलर खो देते हैं और कलर उनका आता कहाँ से है, तो उनके ऊपर जो जुजेंथले नाम का शैवाल होता है उसकी वजह से इनका कलर होता है, वो रंग बिरंगा होता है और इन्हें भी अपना आवरण उड़ा देता है, तो ये भी चमकदार और सुंदर दिखाई देने लगते हैं। और ये सिर्फ इन्हें कलर नहीं देता है बल्कि इनके ऊपर अपना घर बनाकर रहता है, तो इन्हें खिलाता पिलाता भी है, जैसे किराएदार और मकान मालिक होते हैं वैसे ही। तो यहाँ जो लैंडलॉर्ड है वो कौन होता है, प्रवाल होता है। और ये जो शैवाल है ये यहाँ पे एक रेंट के तौर पे, मतलब एक किराएदार के तौर पे रहता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ खिलाने पिलाने का काम ये करता है। और जब ग्लोबल वार्मिंग वाला संकट आता है और आ भी चुका है और समुद्र के जल का तापमान बढ़ता है या आसपास के वातावरण में गर्मी बढ़ती है, तो इसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है यानी फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है वो बहुत तेज गति से होने लगता है। ये किसकी बात हो रही है, जुजेंथले की हो रही है। और जब प्रकाश संश्लेषण तेज होगा तो ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन का अमाउंट इसमें खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है और वही ऑक्सीजन ये प्रवाल को भी सप्लाई कर देता है। अब प्रवाल की जिंदगी पर संकट मंडराने लगता है क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए होती है। तो जब उसकी जान पर आ बनती है तो वो क्या करता है, इस जुजेंथले को भगा देता है, मतलब इसे खदेड़ देता है कि तुम भागो यहाँ से, क्योंकि तुम अगर मेरे साथ रहे तो तुम मुझे मार डालोगे। लेकिन होता क्या है, जब भगा देता है तो एक तो उसका रंग उड़ जाता है
और दूसरा ये है कि इनका पोषण का जो जरिया था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ये खुद से कमाने खाने वाला नहीं है। और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे करके ये मरने लगता है। तो जो कोरल ब्लीचिंग की घटना होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोरल जो है वो मर चुके हैं, हाँ वो वेंटिलेटर पर है और मरने वाले हैं, यानी बीमार हो गए हैं। तो ऐसे बीमार कोरलों को फिर जिंदा किया जा सकता है और इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ पर सुपर कोरल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आता है। तो ये कोरल ब्लीचिंग है और इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग ही सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। इसके अलावा जो समुद्री प्रदूषण है वो भी जिम्मेदार है। तो इतना हम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन द DSR यानी डायरेक्ट सीडेड राइस। ये जो टेक्निक है, ये एक टेक्नोलॉजी है, तो फार्मिंग में इसका क्या उद्देश्य है, ये क्या चीज़ है, ये हमें बताना है। दोस्तों, आपने धान की खेती कभी देखी है? जो राइस की कल्टीवेशन होती है उसको देखा है? उसमें 2 बार काम करना पड़ता है। जो पारंपरिक ट्रेडिशनल हमारे यहाँ कल्टीवेशन होता है उसमें हम 2 बार काम करते हैं। एक बार तो धान का जो बीज है उसको रोपते हैं और उसके बाद जब उसकी नर्सरी तैयार हो जाती है तो उस नर्सरी का मतलब छोटे छोटे पौधे, तो उन पौधों को उखाड़ कर फिर जो घुटने भर कीचड़ वाला पानी वाला क्षेत्र होता है उसमें लगाते हैं और वहाँ पर वो पौधे के रूप में फिर तैयार होता है। उसमें बालियाँ लगती हैं और उसके बाद फिर अनाज पैदा होता है, यानी चावल पैदा होता है। तो 2 बार काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या है, ये जो DSR टेक्नोलॉजी है इसमें 2 बार काम करने की आवश्यकता नहीं। आपने एक बार बीज बो दिया और उसके बाद वो तैयार हो जाएगा, अंत में आपको सिर्फ काटना है। और यहाँ दिक्कत ये थी कि मजदूर नहीं मिल रहे थे, मजदूरों का अभाव हो गया था और इस वजह से किसानों को इस टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ता है। मतलब यहाँ 25 से 35 दिनों के बाद जो छोटे पौधे हैं उन्हें खेत में लगाना पड़ता था, तो वो काम नहीं है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि DSR जो टेक्नोलॉजी है उसके तहत ट्रैक्टर से या ट्रैक्टर के द्वारा जो संचालित मशीनें होती हैं उनसे फसल बोई जाती है और नर्सरी तैयार करने वाली जो यहाँ झंझट है वो नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हैं कि व्हाट वर द रिकमेंडेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। 1854 का जो वुड डिस्पैच था उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। सिफारिशें उसकी क्या थी, तो इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का नहीं बल्कि अंग्रेजी शिक्षा का। इसकी सिफारिशों में आप ये देख सकते हैं कि जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होगी, ये पहला प्रावधान था। उसके अलावा दूसरा जो था उसमें ये कहा गया था कि हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी। और इसमें ये भी लिख सकते हैं आप कि इसकी जो रिकमेंडेशन थी इसमें उच्च स्तर का जो अध्ययन था उसमें अंग्रेजी और प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया था। मतलब अगर आप हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी में ही करनी होगी, इसकी रिकमेंडेशन यहाँ की गई थी। इसके अलावा महिला और व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया था, ये एक बड़ी बात है। इस तरह के बहुत सारे प्रावधान आप इसमें देख रहे हैं। जैसे कि एजुकेशन का जो सिस्टम था उसमें यहाँ आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी टू बी सेटअप इन बिग सिटीज़, जैसे कि बड़े बड़े शहर जो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता थे, वहाँ पे विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। तो ये इसका पूरा जो वुड डिस्पैच है उसका प्रोसेस था, प्रावधान था, इसे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें कहा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है ये आपको बताना है। तो आप इसको तटों से जोड़कर देख सकते हैं। तटों की स्वच्छता को इसमें जोड़ा गया है। कहने का मतलब ये है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है और इसमें स्वच्छता और पर्यावरण संबंधी जो मापदंड होते हैं उसको अगर कोई जो कोस्टल एरिया है यानी समुद्र का तट है वो पूरा करता है तो उसको दिया जाता है। मतलब यहाँ कहा गया है ना, ब्लू फ्लैग इज वन ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइज वॉलंटरी अवार्ड फॉर बीचेस, मैरिन्स एंड सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स। ये कैसा अवार्ड है, मतलब ये दुनिया का सबसे मान्यता प्राप्त अवार्ड है। इट इज़ अ सर्टिफिकेशन अवार्डेड बाय इंटरनेशनल ज्यूरी कंप्राइजिंग ऑफ फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो फी है यानी FEE, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी जो UNEP है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो IUCN है वो भी इससे जुड़ा हुआ है और UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वो भी इससे जुड़ा हुआ है। तो इतने बड़े बड़े जो संस्थान है वो अटैच हैं। तो ये चर्चा का विषय है और इसमें 33 स्टैंडर्ड होते हैं जिसको कि यहाँ तराशा जाता है, उस पर परखा जाता है, तब जाकर इस सर्टिफिकेट को दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं उन्नत भारत अभियान के बारे में पूछा है कि व्हाट इज उन्नत भारत अभियान। 50 शब्दों की शब्द सीमा में ही आपको लिखना है। तो इसमें आप लिख दीजिएगा कि जो UBA है यानी उन्नत भारत अभियान है, संक्षिप्त इसी का दिया है। इसकी शुरुआत कौन करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये करता है। और टू लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विथ विलेज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज़। जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं उनके इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट के लिए जो बड़े बड़े संस्थान हैं उसको गाँवों से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य था, ताकि वहाँ के लोगों को भी इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी जो क्रियाविधि है उसका लाभ मिल सके। और हाल ही में जो ट्राइफेड है उसने आदिवासी जो समुदाय थे, ट्राइबल लोग थे, उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी जो इनकम है उसको इंक्रीज़ करने के लिए IIT दिल्ली के साथ हाथ मिलाया है। तो इसलिए ये चर्चा में है, तो पूछा जा सकता है।
इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ तक हमने जो 50 वर्ड्स की लिमिट वाले क्वेश्चन थे उनको देखा है। अभी जो 20 एकदम छोटे छोटे पतलू क्वेश्चन हैं वो बचे हुए हैं, तो आइए देखते हैं। पहला जो इसमें प्रश्न है, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ टोटल 20 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के हैं। सार्क, ये पहला मुद्दा है, टिप्पणी आपको लिखनी है सार्क पर। तो इसमें क्या लिखिएगा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इसका पूरा नाम है, और ये एक अंतर सरकारी संगठन है। यहाँ आप देख रहे हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकल एंड रीजनल इंटीग्रेशन। ये इसका पर्पज़ है। और इसकी फाउंडेशन कब रखी जाती है? 1985 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू, नेपाल में है। इसके जो सदस्य हैं उन्हें आप देख पा रहे हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, कुछ बहुत पहले वाले हैं, कुछ बाद में जुड़े हैं। इंडिया है, नेपाल है, सब पहले से ही है, मालदीव है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये इसके सदस्य हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ये ज़्यादा ही है, इससे बल्कि कम ही लिखे तो बेहतर है। इसके बाद दूसरा वाला जो है, इसमें आपको जो पुलिकली फोल्क आर्ट है उसके बारे में लिखना है। ये पुलिकली क्या है? तो ये टाइगर डांस भी कहा जाता है, टाइगर डांस के तौर पे भी इसे जानते हैं। और ये केरला का फोल्क डांस है। और इसमें जो ओणम होता है, ओणम एक फसली त्यौहार होता है, तो उसके चौथे दिन इसको मनाया जाता है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, उसके चौथे दिन इसको मनाते हैं। और यहाँ पर जो किंग महाबली हैं उन्हीं को कमेमोरेट करके उन्हीं की याद में इसको मनाया जाता है। और इसका जो थीम होता है वो टाइगर हंटिंग होता है, यानी बाघ का शिकार करने वाला जो चित्र है उसको यहाँ नाटिका के तौर पे प्रस्तुत किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें जो पहनावा है वो भी बाघ के ही खाल के रंग का होता है, मतलब उसी का रंग रूप धारण करके यहाँ नृत्य करते हैं। इसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में कहा जा रहा है, यानी जीडीपी के बारे में आपको बताना है। जो कलाकार हैं वो बाघ के मुखौटे धारण करते हैं और पीले लाल काले रंग की जो पट्टी वाले कपड़े हैं उनको पहनते हैं, मतलब यहाँ बाघ वाली जो शक्ल है उसको बना लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी बात की जा रही है। 3 वाले में देखिए जीडीपी के बारे में कहा गया है। तो जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये जीडीपी का पर्पज़ है। और जीडीपी जो है ये किसी भी देश के आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाता है, मतलब इकोनॉमिकल जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ रिप्रेजेंट करता है। ये इसके पीछे है बड़ी बात। और यहाँ जो आधार वर्ष है, बेस ईयर है, वो बनाया गया है 2011-12 को, इसको याद रखिएगा। इतना इसमें लिखा जा सकता है। इसके बाद लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है, इसका नाम क्या है? लाइफ इन मिनिएचर। तो ये है क्या? तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो म्यूजियम है, राष्ट्रीय संग्रहालय है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मतलब यहाँ कहा गया है कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और इसके अलावा गूगल भी इसमें जुड़ा हुआ है। गूगल का जो कला और संस्कृति वाला विभाग है, आर्ट और कल्चर वाला, वो इसमें सहयोग कर रहा है। और इसका जो प्रायोजक है वो कौन है? संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, ये इसमें कोलैबोरेट कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये साझा पहल है। और इसमें किया क्या जाएगा? तो इस परियोजना में दुनिया भर के लोगों के द्वारा कई सौ छोटे छोटे चित्र बनाए जाएंगे और उनको ऑनलाइन रिकॉर्ड के तौर पे प्रस्तुत किया जाएगा। कोई भी ऑनलाइन डाटा उठाकर उसको देख सकता है, यानी गूगल सर्च के माध्यम से इन्हें खोज कर देख सकता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो रामायण या महाभारत से जुड़ी हुई कहानियाँ, इसके अलावा शाही जो राजा महाराजाओं की कहानियाँ होती हैं वो इसमें हो सकती हैं, पहाड़ी शैली के चित्र हो सकते हैं, यानी जितना कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ हमारे देश का पक्ष है उसको यहाँ उकेरा जाएगा। इसके बाद जो अगला इसमें प्रश्न है वो क्या है? ये है सैंट मिसाइल। सैंट मिसाइल को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। तो यहाँ डीआरडीओ, यानी जो आप कहते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, उसके द्वारा विकसित ये स्वदेशी मिसाइल है, घर में विकसित की गई मिसाइल है। और इस मिसाइल में लॉन्च से पहले लॉक ऑन और लॉन्च के बाद लॉक ऑन दोनों की क्षमता होती है। इस मामले में ये खास है। और ये नाग मिसाइल जो थी उसका उन्नत संस्करण है, मतलब उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। इसकी रेंज कितनी है? तो 15 से लेकर 20 किलोमीटर। ये आपने देखा, ये सेंट मिसाइल है। इसके बाद बायोमेथनेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बायोमेथनेशन क्या है? यह एक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस है। और इसमें होता क्या है? तो इसमें जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ पे जो एनारोबिक कंडीशंस होती हैं वो अप्लाई होती हैं। एनारोबिक कंडीशन का मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन की यहाँ उपस्थिति नहीं होती। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और इट्स पोटेंशियल इज हाईली हेल्ड इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक रेसिड्यू एंड वेस्ट। मतलब ये इसका एक विशेषता यहाँ दी हुई है, जिसको आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। इसके बाद 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आप देख रहे हैं सीधी ट्राइब्स के बारे में। ये जो ट्राइब है ये क्या है? तो सीधी समुदाय जो है इसको अफ्रीका मूल का माना जाता है। ये क्या है? ये मूल रूप से अफ्रीकन ओरिजिन के हैं और ये निग्रोइड नस्ली बहुत जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उससे युक्त होते हैं।
और 7वीं शताब्दी वाला जो समय था, 7th सेंचुरी वाला, उसमें ये अरबों के साथ भारत में आते हैं। भारत में इनकी जो आने का समय है वो यही है। और गुलामी समाप्त होने के बाद ये जंगलों में छिप जाते हैं, और उसके बाद वर्तमान में अगर देखा जाए तो अलग अलग जो इंडियन स्टेट्स हैं, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, वहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ इनका निवास है, ये रहते हैं। और इनका जो इनकी आजीविका का साधन है उसमें आप लिख सकते हैं कि हंटिंग, एग्रीकल्चर या लेबर वाला जो काम है वो सब ये करते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं, शिकार करते हैं, और उसके अलावा कृषि करते हैं। तो शिकार वाला काम तो पहले चलता था, अभी कृषि और मजदूरी वाला काम चल रहा है। इसके बाद जो अगला इसमें मुद्दा है, ये सब टिप्पणी लिखने वाला था, तो 0 आवर पर हमें लिखना है। ये 2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलना है, तो बहुत फैलाने की आवश्यकता नहीं है। तो शून्यकाल जो है ये 1962 में अस्तित्व में आता है। ये एक भारतीय नवाचार है। ये क्या है? ये भारत का एक इनोवेशन अपनी तरफ से है, और इसका संविधान में या संसद की प्रक्रिया में कहीं जिक्र भी नहीं है। ये अपने ढंग से आया है, और ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। मतलब जो क्वेश्चन आवर होता है उसके बाद ये अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है, और इसमें बिना पहले से कोई इन्फॉर्म किए या चेतावनी दिए, सूचना दिए, कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है। ये एक अनौपचारिक उपकरण के तौर पे सामने आता है। इसके बाद आप इसमें क्वाड के बारे में देख रहे हैं 9वें नंबर पे, तो इसको आप क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको कहा जाता है क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक अनौपचारिक जो समुद्री व्यापार होता है, जो मैरिन यहाँ पे ट्रेड है, और इसके अलावा सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन, वो सब इसके अंतर्गत आता है। और विथ अ शेयर ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, ईच कंट्री इज इन्वॉल्व इन अ डेवलपमेंट ऑफ रीजन टू इंश्योर मैरिटाइम सिक्योरिटी। ये इसके पीछे पर्पज है। इसके बाद अगला जो 10th नंबर का क्वेश्चन है, मिशन कर्मयोगी, इसको देख लीजिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसने सितंबर 2020 में, 2020 जो सितंबर मंथ था, उसमें मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी थी। और इसका उद्देश्य क्या है? जो न्यू इंडिया है उसको बनाना, और उसके उद्देश्य से जो सिविल सेवक हैं उनके अंदर एक नया पॉइंट ऑफ व्यू, एक नए ढंग का जो स्किल है और नए ढंग का जो नॉलेज है उसको विकसित करना, यानी उन्हें ट्रेंड करना। ये इसके पीछे पर्पस था। और यहाँ पर जो सरकार का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है, इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा मानव संसाधन और विकास कार्यक्रम है। तो इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ये कर्मयोगी मिशन है। न्यू इंडिया विजन जो है उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के पर्पज से इसको चलाया गया है। किसान रेल के बारे में आप देख रहे हैं, किसान रेल क्या है? तो हाल ही में सरकार ने, ये 11वें नंबर का टॉपिक है, इस पर आपको लिखना था। तो कुल मिलाकर 20 प्रश्न है, ये 11वां प्रश्न है। किसान रेल जो है ये भारत में जो सरकार है उसने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की है, और इसमें जो रेफ्रिजरेटर होता है वो डब्बों में ही लगा हुआ होता है, और किसानों को अपने सामानों को पहुंचाने में यहाँ से सहायता मिलेगी। सामान खराब नहीं होगा और इसके माध्यम से पहुंच जाएगा कम लागत में। इसे आप लिखेंगे। इसके बाद 12th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये दिया हुआ है, यानी आचार संहिता की बात की जा रही है। तो 1960 का जो दौर था उसमें केरल विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें इसका सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था। केरल का जो असेंबली इलेक्शन था उसमें इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेटअप ऑफ गाइडलाइंस इशू बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइंस इशू की जाती हैं उसी पर यह बेस होता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो रिगार्डिंग इलेक्शन स्पीचेस, मीटिंग, कंडक्ट टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब यहाँ पे जो अलग अलग तरह के प्रचार वाले प्रावधान होते हैं उनको रोक करके यहाँ आचार संहिता को लागू किया जाता है, ताकि एक साफ सुथरा जो चुनाव है, मुक्त और स्वच्छ चुनाव है, वो हो सके। हालांकि चुनाव में पारदर्शिता का अभाव देखा जा रहा है फिलहाल। यहाँ पे इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो 13th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को आप देख रहे हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें क्या है? तो इसमें वो देश शामिल हैं, कुल मिलाकर 122 देशों का ये समूह है। ये जो सोलर अलायंस है इसके बारे में कहा जा रहा है 122 इसमें कंट्रीज हैं, और ये पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जो कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उनके बीच में वैरी करने वाली जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। मतलब ये स्वीकृत करें या ना करें ये उनकी मर्जी है। और कारण क्या है कि इस बीच में रहने वाले जो देश हैं वो सनलाइट को मैक्सिमम अमाउंट में प्राप्त करते हैं। 300 दिन से भी ज़्यादा वो सनलाइट का उपभोग करते हैं। तो सोलर एनर्जी के थ्रू वो बहुत कुछ कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो जो परंपरागत ईंधन है उस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए और सौर ऊर्जा वाले संसाधन को बढ़ावा देने के लिए ये संधि यहाँ पर चलाई गई। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे पीएम स्वनिधि योजना आपको दिखाई दे रही है। तो रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर है वो इसे लॉन्च करता है, पहली चीज़ है। और इसमें जो कोलेटरल फ्री क्रेडिट है फॉर वर्किंग कैपिटल ऑफ रेट 10,000 टू प्रोवाइड
यहाँ आप देख रहे हैं कोलेट्रल फ्री क्रेडिट फॉर वर्किंग कैपिटल, और इसका जो रेंज है उसको ध्यान दीजिएगा, ये 10,000 है। ये योजना किसके लिए चलाई जा रही है? जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए, मतलब जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं, सामान ऐसे फुटपाथ पर रखकर बेचते हैं, उनके लिए चल रही है। और चलाने वाला मंत्रालय कौन है? तो ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर वाला जो मंत्रालय है वो इसके पीछे जिम्मेदार है। इसे आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए और देखिए। इसके बाद कोविड-19 वाला जो मामला था उसके चलते इसकी घोषणा की गई है। मतलब कोविड-19 का जो महामारी वाला दौर था उसमें एक पैकेज सरकार ने जारी किया था, तो आत्मनिर्भर पैकेज के तहत ही इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद जो अगला इसमें मुद्दा है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, वो है FATF। तो FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके बारे में आप जानते हैं, ये एक प्रकार की एजेंसी है टू प्रिवेंट ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फंडिंग। जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है या फंडिंग है उसको रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग पर कंट्रोल रखने के लिए ये एक एजेंसी है जो कि ग्लोबल लेवल पर काम करती है। इंडिया बिकम एन ऑब्जर्वर एट FATF। भारत जो है इसमें पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है 2006 से। इंडिया हैज़ बीन वर्किंग टुवर्ड्स फुल फ्लेडेड मेंबरशिप एंड बिकम 34th मेंबर कंट्री ऑन जून 25, 2010। लेकिन ये निभाने वाली जो प्रक्रिया थी ये रुक जाती है 2010 में। 2010 में ये पूर्णकालिक सदस्यता प्राप्त कर लेता है और 34वें सदस्य देश के रूप में इसमें शामिल हो जाता है। FATF वॉज फाउंडेड इन 1989। इसकी स्थापना होती है 1989 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, यानी फ्रांस में। तो हेडक्वार्टर, स्थापना का साल और इसमें जो सदस्य हैं उसमें हमारा देश है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इसमें भूदान मूवमेंट यानी भूदान आंदोलन। तो आप जानते हैं कि इसको ग्रामदान आंदोलन भी कहा जाता है, और विनोबा भावे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1951 में। ये इसका पूरा है। पोचमपल्ली गांव था तेलंगाना का, वहाँ से ये शुरू होता है। ये इसकी रूपरेखा है। और इसमें होता क्या है, जो बड़े जमींदार लोग होते थे जिनके पास ज़्यादा जमीन संपदा होती थी, वो छोटे जो भूमिहीन लोग थे उनको जमीन दान में करें, अपनी तरफ से कुछ आंशिक दान करें। तो इसी के पीछे ये आंदोलन चलाया गया था, मतलब समानता लाने का प्रयास किया गया था। और ओवर 4 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड वाज शेयर अंडर दिस मूवमेंट इन 20 ईयर्स। मतलब इतनी शेयरिंग यहाँ 20 साल के अंदर हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आंगनबाड़ी। इसको हम देखेंगे। तो आंगनबाड़ी क्या है? आंगनबाड़ी इज कैरेक्टराइज एज अ रूरल चाइल्ड केयर सेंटर इन इंडिया। जो ग्रामीण यहाँ पे बाल देखभाल केंद्र है उसके तौर पे भारत में इन्हें देखा जाता है। इट वॉज स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1975 एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम टू कॉम्बैट चाइल्ड हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन। मतलब यहाँ पे बाल कुपोषण और जो बच्चों की भूखमरी वाली स्थिति थी, मतलब कुपोषण और भूख वाला जो प्रोसेस था उसको दूर करने के लिए और उनका समुचित विकास करने के लिए, मतलब बौद्धिक और शारीरिक दोनों, उसके लिए इसे लॉन्च किया गया था। तो ये चीज़ें हैं। 1975 की जो डेट है उसको याद रखिएगा। और आंगनबाड़ी जो है ये राज्यों और जो यूटीज़ होती हैं वहाँ पे प्रायोजित होने वाली केंद्र संचालित योजना है। मतलब केंद्र के द्वारा इसका प्रायोजन होता है। और इसमें ग्रामीण बच्चों के साथ साथ जो माएँ होती हैं, मतलब माताएँ होती हैं, उनकी भी देखरेख की जाती है। यहाँ पे टीकाकरण होता है, पूरक आहार दिया जाता है, स्वास्थ्य की जांच की जाती है, हर तरह का समेकित विकास करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, 18 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ चरकुला डांस के बारे में कहा गया है। तो चरकुला नृत्य क्या है? यह एक लोक नृत्य है, आप जानते हैं, फोल्क डांस है। और जो ब्रजमंडल है, मथुरा वाला क्षेत्र है यूपी का, वहाँ पे ये प्रसिद्ध है, काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। और इसमें पिरामिड के आकार में जो दिए होते हैं उनको व्यवस्थित किया जाता है। ये भगवान कृष्ण को समर्पित नृत्य है। इसमें गोपियाँ जो हैं वो अपनी भूमिकाएं निभाती हैं और कृष्ण को आधार बनाकर डांस करती हैं। गोपियाँ कौन होती हैं? महिलाएं होती हैं। और सिर पर जो दीपक होते हैं, यहाँ लैंप लिखा हुआ है तो लैंप नहीं, ये दीपक होते हैं। असल में दिए को अंग्रेजी में लैंप ही कहते हैं, तो यहाँ कुछ भारतीय भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये लैंप नहीं बल्कि दिए होते हैं और इनकी संख्या लगभग 108 के आसपास होती है। और इनको पिरामिड की शक्ल में सजाकर सिर पर, और उसके बाद संतुलन बनाकर, बैलेंस क्रिएट करके डांस किया जाता है। बहुत टेढ़ा डांस होता है, इसको दीप नृत्य भी कहा जाता है। इस प्रकार की इसमें विधियाँ होती हैं। और ये जो चरकुला डांस होता है इसमें समूह में नाचती हैं और सबके सिर पर दिए होते हैं, तो आपस में बैलेंस बनाना होता है, कहीं टकरा न जाए। और कभी भी कोई टकराता नहीं है, ये मज़े की बात है। तो इतना इनका सधापन होता है, अभ्यास होता है। इसमें इतना आपने लिखा। इसके बाद ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ये आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है। ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है, तो उतनी ही जानकारी आप डालिएगा। देखिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो है इसमें आप लिख सकते हैं, ग्रीन बॉक्स इंक्लूड दोज सब्सिडीज दैट डू नॉट डिसऑर्ड्स ट्रेड और काजेज मिनिमम डिसऑर्डर्स। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि ये वो सब्सिडी हैं जो कि व्यापार को खराब नहीं करती हैं या जो न्यूनतम विकृतियाँ हैं उनका कारण बनती हैं। मतलब इसमें कोई बड़ा खराबी या बड़ा बदलाव नहीं लाती हैं। ये एक सामान्य प्रकृति की सब्सिडी होती हैं
और सरकार के द्वारा जो किसान होते हैं उनको फसलों की विफलता या जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं या रिसर्च वगैरह के जो काम होते हैं उनके समर्थन के रूप में ग्रीन बॉक्स सब्सिडी दी जाती है। तो ये सब्सिडी जो है ये एक पूरक के तौर पे काम करती है। इसके बाद जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें ASAT मिसाइल के बारे में कहा गया है, तो आइए देख लेते हैं। इसको हम लोग एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी कहते हैं। जो मिशन शक्ति लॉन्च किया गया था उसी के अंतर्गत इसकी लॉन्चिंग होती है। और आप यहाँ देख रहे हैं DRDO ने इसको लॉन्च किया था, मतलब DRDO के द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। और ASAT मिसाइल जो है ये एक इंटरसेप्टर है, मतलब इंटरसेप्टर मिसाइल है जो कि अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स या इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको बेकार कर सकती है, मतलब उनका जो सिस्टम है, उनका जो मैकेनिज्म है उसको जाम करके इन्हें ख़राब कर सकती है। तो ये एक हथियार, एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। और ये दो तरह की होती है, यहाँ दोनों प्रकार आप देख रहे हैं। एक तो काइनेटिक होती है ASAT और दूसरी होती है नॉन काइनेटिक। इतने तक पर्याप्त है। यहाँ तक हमने जितने भी 40 प्रश्न थे उन पर चर्चा की है। ऐसा ही मॉडल पेपर आपको लगातार मिलता रहेगा, लेकिन इसमें इतना ही। और तब तक के लिए नमस्कार।